नमस्कार दोस्तों, हमारे आजे नॉवल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांचक कहानियाँ, बेहतरीन नॉवेल्स और मनोरंजन से भरपूर कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस शानदार सफर का हिस्सा बनें। हम मार्शल असुरा गॉड शुरू करते हैं। रुद्र दब गया था। बैंगनी वस्त्र वाली अनन्या ने उसे पूरी तरह से दबा दिया था। हालांकि वह बेहद क्रोधित था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। रुद्र, अपना शरीर मुझे सौंप दो और मुझे इस घमंडी लड़की को हराने दो। लेकिन ठीक उसी समय मायावी रानी की आवाज फिर से सुनाई दी। उसकी आवाज में एक तरह का दृढ़ संकल्प झलक रहा था। क्या? रुद्र के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने अपने आध्यात्मिक जगत से एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। ये शक्ति उसकी चेतना पर आक्रमण कर रही थी और उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। वह शक्ति अत्यंत प्रबल थी। उसे भयावह भी कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा था मानो वह था अंधकार से आ रही हो और लोगों को निर्मल ठंड का एहसास करा रही हो। हालांकि रुद्र घबराया नहीं, क्योंकि उसे उस शक्ति से एक परिचित आभा का अनुभव हुआ। वह मायावी रानी थी। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद रुद्र को मायावी रानी पर पूरा भरोसा हो गया था। हालांकि वह थोड़ी अजीब और विचित्र थी, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए रुद्र ने अपनी चेतना पर हुए हमले का विरोध नहीं किया और अपने शरीर का नियंत्रण मायावी रानी को सौंप दिया। उस क्षण रुद्र ने एक ऐसी प्रबल शक्ति का अनुभव किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, और वह उसके शरीर में उमड़ रही थी। रुद्र के शरीर से काले रंग की गैस निकली और उसके चारों ओर ऊपर की ओर कुंडलित हो गई। पलक झपकते ही काले रंग की गैस ने पूरे मकबरे को घेर लिया। जमीन जोर से कांपने लगी और हवा में छिपी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा, उत्पत्ति शक्ति और गहन शक्ति सब चीख उठी, मानो वे डर गई हों। काले रंग की गैस हवा में ऐसे छाई हुई थी मानो कोई काला बादल सूरज को ढक रहा हो। लेकिन काले बादल इस तरह का दमनकारी एहसास कैसे पैदा कर सकते हैं? ये तो मानो किसी लंबे समय से दबे हुए दुष्ट राक्षस के मुक्त होने जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसी जगह पहुंच गया हो जहां उसका कोई स्थान नहीं था। ऐसा एहसास इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। क्या यही उस व्यक्ति की शक्ति है? वह पहले से इतना अलग क्यों है? बैंगनी वस्त्र पहने अनन्या की आंखें झपक उठीं और वह डरी हुई लग रही थी। उसने हैरानी से देखा कि रुद्र की आभा का स्वरूप बदल गया था। पहले रुद्र में एक चकाचौंध भरी चमक थी, लेकिन उस क्षण वह आंखों को ढंकने वाले अंधेरे में बदल गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब रुद्र ने काले रंग की गैस छोड़ी तो उसकी आभा पूरी तरह से दब गई। इस लड़के के शरीर में इतनी काली शक्ति क्यों है? उसी क्षण श्वेत बाघ के चेहरे का भाव भी पूरी तरह बदल गया। उसकी निगाहों में रुद्र के प्रति अब जरा भी तिरस्कार का भाव नहीं था। क्या तुम सोचती हो कि दिव्य शरीर धारण करने मात्र से तुम इस संसार में अजेय हो? आज मैं तुम्हें उस शक्ति का अनुभव कराऊंगी जो तुम्हारे संसार से परे है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि असुर क्या होता है। वर्तमान में रुद्र पहले से ही मायावी रानी के नियंत्रण में था, इसलिए बोलने वाला रुद्र नहीं बल्कि मायावी रानी थी। हालांकि बैंगनी वस्त्र वाली अनन्या और सफेद बाघ को इस बात का पता नहीं था। आखिरकार चूंकि मायावी रानी ने रुद्र का शरीर धारण किया था, इसलिए आवाज भी रुद्र की ही थी। असुर? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। मुझे तो बस इतना पता है कि इस धरती पर दिव्य शरीर सबसे शक्तिशाली होते हैं। दिव्य शरीर तो अजेय होने चाहिए। बैंगनी वस्त्र पहने अनन्या ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह मायावी रानी की बातों से क्रोधित भी थी। उसके चारों ओर लिपटी बैंगनी रंग की घंटी लगातार तेज आवाजें निकाल रही थी। एक के बाद एक आवाजें रुद्र की ओर बढ़ रही थीं। ये आवाजें पहले से कई गुना ज्यादा तेज थीं और इससे साफ पता चल रहा था कि वह सचमुच क्रोधित थी। दूसरी ओर मायावी रानी जहां थी वहीं खड़ी रही और उसे जरा भी परवाह नहीं थी। काले रंग की गैस उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी और कोई भी चीज उसे भेद नहीं पा रही थी। यहां तक कि वह अजीब लेकिन मजबूत घेरा भी रुक गया था और रुद्र के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। अचानक मायावी रानी ने ठंडी फुफकार मारी और उसके सिर के ऊपर छाई काली गैस हिलने लगी। उसके बाद अनगिनत काले नुकीले पंजे ऊपर से नीचे उतरे। ये सही था, वे पंजे थे, हाथ नहीं, क्योंकि वे नुकीले और डरावने थे। उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते। अगर वे हाथ थे भी तो निश्चित रूप से किसी इंसान के नहीं, बल्कि किसी राक्षस के थे। उन नुकीले काले रंग के पंजों के पीछे लंबी भुजाएं थीं। वे स्वर्ग से नीचे उतरी थीं और वे अनगिनत राक्षसों की तरह थीं जो दूसरे लोक से आए अपने भयानक नुकीले पंजों से बैंगनी वस्त्र पहने अनन्या की ओर बढ़ रहे थे। शक्ति का खोखला प्रदर्शन। यह मत सोचो कि इससे मुझे डर लगेगा। बैंगनी वस्त्र पहने अनन्या की आंखें चमक उठीं और उसने कई हथेलियां ऊपर की ओर उठाईं। हर हथेली के उठने पर हवा में एक तेज चीर सी दौड़ उठती थी। हर हथेली के उठने पर दुनिया थोड़ी कांप उठती थी।
यह अब केवल 5वें स्तर का मार्शल कौशल नहीं बल्कि 6ठे स्तर का मार्शल कौशल था। 6ठे स्तर की मार्शल कला। ये लड़की 6ठे स्तर की मार्शल कला का उपयोग कर सकती है और उसने इसे इस स्तर तक विकसित भी किया है। रुद्र बेहद हैरान था और भले ही उसका शरीर मायावी रानी के नियंत्रण में था, फिर भी वह अपनी आंखों के सामने घटित हर चीज को ऐसे महसूस कर सकता था जैसे वह अपने शरीर को स्वयं नियंत्रित कर रहा हो। वह बैंगनी वस्त्रधारी अनन्या द्वारा प्रदर्शित मार्शल कौशल की रहस्यमयता और अत्याचारी शक्ति को महसूस कर सकता था। ये वास्तव में उसके 100 रूपांतरणों के धनुष से कहीं बेहतर था और निस्संदेह ये 6ठे स्तर का मार्शल कौशल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अनन्या इस 6ठे स्तर के मार्शल कौशल का पूर्णतया निष्पादन कर रही थी और वह स्पष्ट रूप से इसके अंतर्निहित अर्थ को पूरी तरह समझती थी। उसी क्षण रुद्र ने बैंगनी वस्त्रधारी अनन्या की शक्ति को गहराई से महसूस किया। वह सचमुच उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी और अनन्या की शक्ति में आकाश और पृथ्वी का अंतर था। वे अब एक ही स्तर पर नहीं थे। हालांकि बैंगनी वस्त्रधारी अनन्या की मार्शल आर्ट कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, हवा में लहराते काले रंग के नुकीले पंजों को हिलाने का कोई तरीका नहीं था। पंजे इस दुनिया से परे की चीजों की तरह थे। कोई भी चीज उन्हें तोड़ नहीं सकती थी, लेकिन वे सब कुछ तोड़ सकते थे। धमाका ठीक उसी समय एक काले रंग का पंजा नीचे आया और बैंगनी कपड़े पहनी अनन्या के पास जा गिरा। पल भर में मलबा चारों ओर उड़ गया और हथेली पर एक गहरा निशान बन गया। बैंगनी कपड़े पहनी अनन्या इससे बच नहीं पाए और उसे जोर से नीचे पटक दिया गया। बूम 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 भी बड़े ऊम। इसके बाद और भी अधिक काले रंग के पंजे नीचे गिरे और वे लगातार बैंगनी कपड़े पहनी अनन्या के शरीर पर प्रहार करते रहे। उसी क्षण विशाल मकबरा इस तरह हिल उठा मानो किसी भी क्षण ढह जाएगा। जमीन पर बने आकृति चिन्ह भी प्रकाशहीन होकर धुंधले पड़ गए। एक गहरा गड्ढा लगातार फैलता जा रहा था और मायावी रानी की शक्ति से नष्ट होता जा रहा था। बस करो, रुको। ठीक उसी समय श्वेत बाघ ने अचानक और जोरदार चीख मारी। उसके पास बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि सामने का दृश्य उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मकबरा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और सम्राट के मकबरे के प्रवेश द्वार को रोकने वाली सुरक्षा घेरा भी खत्म हो जाएगा। उसके बोलने के बाद ही मायावी रानी चुप हुई। उसके सिर के ऊपर छाए काले बादल छंटने लगे और रुद्र के शरीर के चारों ओर फैली काली गैस भी धीरे धीरे गायब होने लगी। रुद्र ने अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया। मायावी रानी की शक्ति छीन ली गई और रुद्र की आभा गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर से उत्पत्ति क्षेत्र के पहले स्तर पर आ गई। हालांकि जब उसने अपने आसपास का जायजा लिया तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अविनाशी मकबरा पहले से पूरी तरह बदल गया था। सभी सुंदर संरचनाएं गायब हो चुकी थीं और केवल एक ही चीज पूरी तरह से बची थी, वह थी विशालकाय आकृति जो अभी भी गतिमान थी। हालांकि आकृति की रोशनी पहले जैसी तेज नहीं थी। खांसी खांसी खांसी, गहरे गड्ढे से लगातार खांसी की आवाजें आईं और बैंगनी कपड़े पहनी अनन्या धीरे धीरे बाहर निकली। बैंगनी रंग की घंटी अभी भी उसके चारों ओर थी, लेकिन उसकी आवाज काफी धीमी हो गई थी। इसके अलावा उसके मुंह के कोने से ताजा लाल खून धीरे धीरे बह रहा था। स्पष्ट रूप से वह बुरी तरह घायल थी। बेशक अगर उसके पास बैंगनी रंग की घंटी का सहारा न होता तो मायावी रानी उसे अब तक मांस का पेस्ट बना चुकी होती। बैंगनी वस्त्र पहने अनन्या ने रुद्र को बेहद जटिल निगाहों से देखा। उसकी निगाहों से रुद्र को उसकी कड़वाहट का एहसास हुआ। रुद्र से हारने के बाद से वह बेहद आहत थी। हालांकि बैंगनी वस्त्र पहने अनन्या ने रुद्र पर फिर हमला नहीं किया और न ही उसने शिकायत के कोई शब्द कहे। उसने केवल शांत भाव से कहा, मैं हार गई। ठीक उसी समय हवा में चक्कर लगा रहा सफेद बाघ ने अपना विशाल शक्तिशाली पंजा उठाया और हवा में हल्के से हिलाया। हवा में एक हलचल सी हुई और एक काला छेद प्रकट हुआ। यह मकबरे के प्रवेश द्वार से बेहद मिलता जुलता था। हालांकि मकबरे का प्रवेश द्वार जमीन पर सपाट था, जबकि वर्तमान ब्लैक होल हवा में सीधा खड़ा था। जाओ और यहाँ वापस मत आना, सफेद बाघ ने बैंगनी वस्त्र पहने अनन्या से कहा। उसके बाद उसने रुद्र को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और उसकी निगाहें संतुष्टि से भरी हुई थीं। यद्यपि मायावी रानी द्वारा पहले प्रदर्शित शक्ति अत्यंत अंधकार में और दुष्ट थी और ये लोगों को बहुत बेचैन कर सकती थी, फिर भी वह प्रबल शक्ति वही थी जिसकी श्वेत बाघ अपने स्वामी से अपेक्षा करता था। हम फिर मिलेंगे, अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगी। चाहे तुम गुप्त कौशल का सहारा भी लो, मैं दोबारा नहीं हारूंगी। बैंगनी वस्त्र पहने अनन्या ने रुद्र पर एक नजर डाली और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी। इसके बाद उसका सुंदर शरीर उछला, वह ब्लैक होल में प्रवेश कर गई और पूरी तरह गायब हो गई। उस पल रुद्र ने गहरी सांस ली। बैंगनी वस्त्र वाली अनन्या बहुत शक्तिशाली थी। अगर मायावी रानी वहां न होती तो वह निश्चित रूप से मर जाता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नीलेश प्रांत में ऐसा दानव भी हो सकता है, इतना शक्तिशाली कि वह नीलेश प्रांत के शिखर योद्धा से भी लड़ सके। अनन्या के जाने के बाद श्वेत बाघ ने उस ब्लैक होल को बंद कर दिया और एक और ब्लैक होल खोल दिया। उसने रुद्र से कहा, तुम दोनों ही दुर्लभ प्रतिभाएं हो।
वैसे भी वह एक लड़की है, इसलिए उसके लिए जीवन का मार्ग प्रशस्त करो। श्वेत बाघ की बातें सुनकर रुद्र मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से वह समझ गया था कि श्वेत बाघ को डर था कि रुद्र अपने मन में भरी घृणा के कारण बैंगनी वस्त्रधारी अनन्या को मार डालेगा, क्योंकि श्वेत बाघ की दृष्टि में रुद्र की शक्ति उस अनन्या से कहीं अधिक थी। हालांकि वास्तविकता में ऐसा नहीं था। मैं वादा करता हूं कि अगर हम दोबारा मिले तो भले ही उसके इरादे मेरे प्रति बुरे हों, मुझे पता होगा कि कब रुकना है और मैं उसकी जान नहीं लूंगा। रुद्र ने दृढ़ निश्चय किया। वह जानता था कि श्वेत बाघ अपनी क्षमता उसे प्रदान करेगा, इसलिए उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। कोई जरूरत नहीं, अगर भविष्य में भी उसके मन में आज की बात खटकती रहे और वह उसी आधार पर आप पर हमला करे तो आपको कोई झंझट छोड़ने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मेरी विरासत तो आपको ही मिलेगी। सफेद बाघ ने अपना सिर हिलाया, मानो ये दर्शा रहा हो कि रुद्र ने उसके अर्थ को गलत समझा है। इसके बाद उसने जोरदार दहाड़ लगाई और उसकी धुंध जैसी आकृति उस दहाड़ में बिखर गई और रुद्र के दिमाग की ओर बढ़ने लगी। उस क्षण रुद्र को अपने मस्तिष्क में तीव्र दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी उमड़ रही थी। इतनी अधिक जानकारी थी कि उसने पहले जो भी मार्शल आर्ट कौशल पढ़े थे वे इसके सामने तुलनीय नहीं थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब जानकारी उसके मस्तिष्क में प्रवेश करती थी तो वह उसके दिमाग द्वारा आत्मसात हो जाती थी और पच जाती थी, जिससे वह उस कौशल का उपयोग करने में सक्षम हो जाता था। उसी समय रुद्र के दिमाग में श्वेत बाघ की आवाज गूंज रही थी। बेटा, आज मैंने जो कहा है उसे याद रखना। मुझे श्वेत बाघ वध तकनीक कहा जाता है। मैं गुप्त कौशलों में सबसे शक्तिशाली आक्रमण हूं और साधारण मार्शल कौशल मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आज मैं अपनी क्षमता आपको सौंप रहा हूं। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि भविष्य में मेरी शक्ति पर आपका पूर्ण नियंत्रण होगा। यद्यपि आपकी शक्ति मेरी शक्ति को प्रभावित करेगी, लेकिन यदि मैं आपको पर्याप्त स्वीकृति नहीं देता तो आप मेरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये बात स्पष्ट रूप से याद रखनी चाहिए कि आपको मेरी क्षमता का उपयोग बुराई के लिए नहीं करना चाहिए। आप अपने विरोधियों को मार सकते हैं, लेकिन निर्दोषों को नहीं मार सकते। आप जड़ से उखाड़ सकते हैं, लेकिन निर्दोषों का वध नहीं कर सकते। सफेद बाघ की आवाज रुद्र के कानों में गूंजती रही और रुद्र को चेतावनी देने के अलावा उसने रुद्र को गुप्त कौशल की विशेषताओं के बारे में भी बताया। बेशक गुप्त कौशल की शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन रुद्र इसे अपनी इच्छा से कभी भी उपयोग नहीं कर सकता था। वह किस हद तक इसका उपयोग कर सकता था यह न केवल रुद्र की स्वयं की साधना पर निर्भर करता था, बल्कि गुप्त कौशल द्वारा दी गई स्वीकृति के स्तर पर भी निर्भर करता था। इसका अर्थ ये भी था कि भले ही गुप्त कौशल रुद्र के शरीर में था और जब तक रुद्र की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वह हमेशा के लिए इस कौशल का उपयोग कर सकता था। गुप्त कौशल में अभी भी जीवन था। भले ही वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी मौजूद थी और वह रुद्र को सौंपी गई शक्ति की मात्रा को नियंत्रित कर सकता था। रुद्र के चारों ओर छाई सफेद धुंध धीरे धीरे कम होती गई। श्वेत बाघ के शब्द भी मंद पड़ते गए। हालांकि जब धुंध छटी और शब्द गायब हुए तब तक गुप्त कौशल श्वेत बाघ वध तकनीक रुद्र में पूरी तरह से विलीन हो चुकी थी और वे एक हो गए थे। श्वेत बाघ वध तकनीक, मुझे रुद्र को आपकी शक्ति का अनुभव करने दीजिए। रुद्र बेहद उत्साहित थी। उसने अपना हाथ उठाया, उंगली फैलाई और उसकी उंगली के सिरे से सफेद धुंध की एक लकीर निकली। देखने में तो वह धुंध बेहद नाजुक लग रही थी, लेकिन असल में उसमें अपार शक्ति समाहित थी। एक जोरदार धमाके के साथ यह मानो धनुष से निकला तीर था और रुद्र की उंगली से विस्फोटक गति से निकला। इसकी गति इतनी तीव्र थी कि यह लगभग रुद्र की दृष्टि रेखा को पार कर गया। इसकी शक्ति बिजली के समान थी, इसकी गति टूटते तारे के समान तेज थी और अदम्य शक्ति के साथ ये सीधे मकबरे की दीवार में जा घुसा। यह मकबरा विशेष सामग्रियों से बना था और पहले हुई तमाम घटनाओं से बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बावजूद ये ढहा नहीं। दीवारें लगभग पूरी तरह से सुरक्षित थीं, लेकिन रुद्र के उंगली से किए गए हमले ने दीवार को पूरी तरह से भेद दिया। उसकी शक्ति वाकई चौंकाने वाली थी। वाह, कितनी ताकतवर हो तुम, मायावी रानी, तुमने देखा क्या? मुझे गुप्त कौशल मिल गया है, श्वेत बाघ वध तकनीक। इससे अप्रत्याशित परिस्थितियों में उत्पत्ति क्षेत्र के 7वें स्तर के लोग भी मेरे हाथों मारे जा सकते हैं। रुद्र बेहद खुश था। श्वेत बाघ वध तकनीक की शक्ति सचमुच बहुत अधिक थी। इसकी ताकत लगभग अजेय थी और जब तक प्रतिद्वंदी की गति उससे अधिक न हो, लगभग कोई भी श्वेत बाघ वध तकनीक के हमले को रोक नहीं पाएगा। मायावी रानी, मायावी रानी। हालांकि ठीक उसी समय रुद्र के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। चाहे वह कितनी भी बार पुकारे, उसे मायावी रानी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इससे रुद्र थोड़ा घबरा गया। वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपनी चेतना को आध्यात्मिक जगत में केंद्रित कर लिया। जब उसने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किया तो उसके थोड़े घबराए हुए चेहरे का रंग उड़ गया। उसने भयभीत होकर देखा कि मायावी रानी का वर्तमान रंग एकदम सफेद था। उसका शरीर भी मायावी और धुंधला सा लग रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो वह विश्व आत्मा अंतरिक्ष के मध्य में लेटी हुई एक चेतना बन गई हो और उसकी आभा अत्यंत कमजोर थी। मायावी रानी, तुम्हें क्या हुआ? रुद्र पूरी तरह से घबरा गया। वह मायावी रानी के सामने गिर पड़ा और उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसकी बाहें मायावी रानी के शरीर के आर पार हो गईं, मानो वह सिर्फ एक भ्रम हो। रुद्र की हरकतों को महसूस करते हुए दोनों आंखें बंद किए हुए मायावी रानी ने धीरे धीरे उन्हें खोला। उसकी पतली और लंबी बाहें हल्की सी कांपी, उसकी आंखें सिकुड़कर दो प्यारी और सुंदर अर्धचंद्राकार आकृतियां बन गईं, उसके होंठों के कोने एक आकर्षक वक्र में ऊपर उठे और उसने अत्यंत धीमी आवाज में कहा, रुद्र, तुम मूर्ख हो। लगता है मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा और लगता है मैं तुम्हारे साथ साधना नहीं कर पाऊंगी। मायावी रानी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? रुद्र बेहद बेचैन था और उसका दिमाग खराब हो चुका था। अवचेतन रूप से उसे पता था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। कमीने, अब भी मुझे मायावी रानी कहने की हिम्मत करते हो? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे महारानी कहो। मायावी रानी ने एक प्यारी सी मुस्कान दी जो दिल को छू गई। लेकिन जब रुद्र ने ये देखा तो उस पल उसका दिल दुख से भर गया और उसके मन में उमड़ रही भावनाएं अवर्णनीय थीं। महारानी जी, आपको क्या हुआ? मुझे बताए, ठीक है। मैंने क्या गलती की? क्या आप मुझे छोड़कर जा रही हैं? रुद्र का दिल बहुत घबराया हुआ था और उसकी आंखें थोड़ी नम भी थीं। मायावी रानी को ज्यादा समय से न जानने के बावजूद मायावी रानी रुद्र के साथ साथ विकसित हो गई थी। दोनों एक ही शरीर में रहते थे और मायावी रानी ने रुद्र के साथ उसकी यादों में बसी हर चीज का अनुभव किया था। उस भावना को शब्दों में बयान करना असंभव था। चिंता मत करो, मैं बस थक गई हूँ। थोड़ी देर सोने के बाद ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें गुप्त कौशल मिल गया है ना? मायावी रानी ने चिंता से पूछा। रुद्र ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अगर तुम्हें यह मिल गया तो बहुत अच्छा है, ताकि तुम्हारे शरीर पर जबरदस्ती कब्जा करना व्यर्थ न जाए। मायावी रानी की मुस्कान और भी प्यारी होती गई, लेकिन उसका शरीर और भी पारदर्शी होता गया। ये देखा जा सकता था कि वह उस स्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार थी। क्या मेरे शरीर के पलटने से तुम्हें चोट पहुंची, या तुमने मेरे लिए अपनी सारी साधना शक्ति खर्च कर दी? आखिर हुआ क्या? रुद्र को आखिरकार कुछ संकेत मिले और वह मन ही मन बहुत पछता रहा था। खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, यह आपकी स्वेच्छा थी। लगन से साधना करने के साथ साथ आपको अपनी रक्षा भी करनी होगी। हालांकि मैं आपको और विराज को लड़ते हुए नहीं देख सकती, लेकिन मुझे पता है कि आप जीत सकते हैं। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो। ये शब्द बोलते ही मायावी रानी का शरीर कमजोर होता चला गया। अंत में वह रंग बिरंगी रोशनी में बदल गई। उन रोशनी में कई रंग थे और वे बेहद खूबसूरत थीं। वे रुद्र के चारों ओर घूम रही थीं, मानो उससे विदा नहीं होना चाहती हो, लेकिन उन्हें अंतिम विदाई देनी ही थी। मायावी रानी, मैं तुम्हें बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ? रुद्र लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब उसके चारों ओर का प्रकाश गायब हो गया, तब वह असहाय होकर जमीन पर बैठ गया और उसकी निगाहें बेजान हो गईं। मायावी रानी के उसे इस तरह छोड़कर चले जाने से उसका दिल दर्द से भर गया। अब उसे मायावी रानी की आभा का एहसास नहीं हो रहा था और असहनीय पीड़ा उसके दिल में फैलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा उसके साथ जाते ही दो टुकड़ों में बंट गई हो। मायावी रानी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। कुछ देर बाद रुद्र धीरे धीरे होश में आया। उसके चेहरे से लाचारी गायब हो गई और उसकी जगह दृढ़ संकल्प आ गया। हालांकि वर्तमान में वह मायावी रानी की आभा को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन मायावी रानी के साथ किया गया उसका आध्यात्मिक संबंध अब भी कायम था। इसका मतलब था कि वह अभी मरी नहीं थी, इसलिए उसे पुनर्जीवित करने का कोई न कोई तरीका जरूर था। भले ही उसे ये तरीका पता नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे विश्व आत्माविदों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए रुद्र को एजियो ड्रैगन स्कूल लौटकर जयंत से सहायता मांगनी पड़ी। कुल मिलाकर उसे किसी भी कीमत की परवाह किए बिना मायावी रानी को बचाना था। ये निर्णय लेने के बाद रुद्र ने बिना किसी झिझक के सबसे पहले मकबरे में चारों ओर देखा। वह मयंक रावत द्वारा छोड़े गए कुछ खजाने की तलाश में था, लेकिन उसने पाया कि बैंगनी वस्त्रधारी अनन्या द्वारा छोड़े गए प्रतीकों और आकृति पैटर्न के अलावा वास्तव में वहां कुछ भी नहीं था। चूंकि वह कुछ नहीं कर सकता था, रुद्र केवल उस विश्व आत्मा धूसर चोगा को देखता रहा जिसे उसने बैंगनी वस्त्रधारी अनन्या से जबरदस्ती छीन लिया था। उसने पाया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। ये निश्चित रूप से एक मूल्यवान वस्तु थी और शायद भविष्य में वह इसे अच्छे दाम पर बेचकर अपने साधना के लिए कुछ उत्पत्ति मन के खरीद सके। वह ब्लैक होल में प्रवेश कर गया और अंधकार में मौजूद आकर्षण बल के मार्गदर्शन में रुद्र व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला में एक निश्चित स्थान पर पहुंच गया। उसने ध्यान केंद्रित किया और देखा कि व्हाइट टाइगर विला में अभी भी लड़ाई जारी थी। हालांकि उस समय पहले जैसी चीख पुकार और मारकाट की आवाजें नहीं थीं और ऐसा लग रहा था कि लड़ाई स्थिर हो गई है। रुद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने पहले वाला तेज घोड़ा ढूंढा और एजियो ड्रैगन स्कूल की ओर लौटने लगा।
व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला सील थी और कम साधना वाले लोगों के लिए वहां से निकलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन कुछ खोजबीन के बाद रुद्र को एक रास्ता मिल ही गया। कुछ देर भटकने के बाद वह आखिरकार एजियो ड्रैगन स्कूल लौट आया। हालांकि एजियो ड्रैगन स्कूल के प्रवेश द्वार पर उसने देखा कि वहां लोगों का एक समूह जमा था। जब उसने और ध्यान से देखा तो पता चला कि आंतरिक दरबार के कई शिष्य दो लोगों की पिटाई कर रहे थे। मारपीट करने वाले लोग एजियो ड्रैगन स्कूल के भीतरी प्रांगण में स्थित सुप्रसिद्ध संगठन के सदस्य थे और तलवार गठबंधन के भी सदस्य थे। दूसरी ओर जिनकी पिटाई हो रही थी वे दो जाने पहचाने चेहरे थे। वे रुद्रवंश के भाई चंदर और ईशान थे। मैंने तुम सबको एजियो ड्रैगन स्कूल से निकल जाने को कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। जाना नहीं चाहते? कोई बात नहीं, मत जाओ। मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम चले नहीं जाते। तलवार गठबंधन के सदस्यों ने मारपीट शुरू करते ही गालियां भी देनी शुरू कर दी। चंदर और ईशान ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और कुछ नहीं बोला। चाहे उन्हें कितना भी पीटा जाए या अपमानित किया जाए, उन्होंने जरा भी गिड़गिड़ाहट नहीं की। अरे, तलवार गठबंधन तो हद ही कर रहा है। पूरे दिन उन्होंने रुद्रवंश के सदस्यों को परेशान किया, लेकिन बड़ों ने कोई परवाह नहीं की। रुद्रवंश एजियो ड्रैगन स्कूल में कैसे जीवित रह पाएगा? इसका दोष किस पर डाला जा सकता है? अगर किसी पर दोष डालना ही है तो वह सिर्फ रुद्रवंश के उस रुद्र पर ही डाला जा सकता है। उसे हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल के नंबर 1 शिष्य सीनियर विराज का अपमान करने के लिए किसने कहा था, है ना? बिल्कुल सही। सीनियर विराज को कौन नहीं जानता? वो एजियो ड्रैगन स्कूल के भावी प्रमुख हैं। सीनियर विराज को नाराज करना मतलब एजियो ड्रैगन स्कूल को नाराज करना। ये रुद्र तो अपनी सारी हिम्मत से आसमान को ढक सकता है। आसपास मौजूद भीड़ ने उंगली उठाकर आरोप लगाए और तलवार गठबंधन के सदस्य और भी हिंसक हो गए और एक दूसरे पर वार करने लगे। लानत है, जमीन पर घुटने टेककर भीख मांगो, वरना मैं तुम्हारी साधना नष्ट कर दूंगा। अचानक तलवार गठबंधन के एक सदस्य ने अपनी पीठ से एक काली लोहे की तलवार निकाली और उसे चंदर की ओर तान दिया। हाँ, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। रुद्र के लौटने का इंतजार करो, वो तुम में से किसी को भी माफ नहीं करेगा। चंदर ने गुस्से से दहाड़ा। हालांकि उसके चेहरे पर डर था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। बिल्कुल सही, हमने उन सभी को याद कर लिया है जिन्होंने इन दिनों मेरे रुद्रवंश को परेशान किया है। जब रुद्र वापस आएगा तो तुम में से कोई भी भागने की सोच भी ना पाए। ईशान भी चिल्लाने लगा, मानो वह सबको उन दिनों की सारी शिकायतें बता रहा हो जो उसे मिली थीं। रुद्र, उससे तुम्हें बहुत उम्मीदें हैं। वरिष्ठ विराज को नाराज करने पर वो दुम दबाकर भाग गया था। तुम उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम दोनों को बचाएगा? मूर्खों के सपने। तलवार गठबंधन के सभी सदस्यों ने उपहास उड़ाया। हाँ, बस देखते रहो, देर सवेर तुम सबको भी रोना पड़ेगा। चंदर ने अपना मुंह खोला और तलवार गठबंधन के उस सदस्य के कपड़ों पर बलगम का एक टुकड़ा थूक दिया। तुम सचमुच जीने से थक गए हो। मैं तुम्हें अभी अपाहिज कर दूंगा। देखते हैं रुद्र क्या करता है। तलवार गठबंधन का सदस्य क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और सीधे रुद्र के दांत पर वार किया। उसके बाद जब एक दर्दनाक चीख सुनाई दी तो वहां मौजूद सभी लोग बेहद स्तब्ध रह गए। उस समय चीख पुकार मचाने वाला चंदर नहीं था, बल्कि तलवार गठबंधन का सदस्य था। उसके शरीर पर एक बड़ा सा पैर पड़ा था जो उसकी पीठ पर आगे पीछे घूम रहा था। हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थीं और इस समय वे और भी तेज हो रही थीं। जब लोगों ने बिगफुट के मालिक को देखा तो सबके चेहरे के भाव बदल गए और किसी ने तो बेकाबू होकर चिल्लाते हुए कहा, रुद्र, रुद्र, क्या ये वही है? क्या उसने वापस आने की हिम्मत की? पिछले कुछ दिनों में रुद्र का कुख्यात नाम एजियो ड्रैगन स्कूल में फैल चुका है। यहां तक कि आसपास के स्कूलों ने भी उसका नाम सुना है। आखिरकार विराज की शक्ति को सर्वोच्च स्तर का कहा जा सकता है। यहां तक कि प्रथम श्रेणी के विद्यालयों के कई प्रमुख शिष्य भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते थे। इसलिए जब लोगों को पता चला कि किसी ने विराज को चुनौती दी है तो निश्चित रूप से एक बड़ी प्रतिक्रिया हुई। ठीक इसी वजह से कई जिज्ञासु लोग ये जानना चाहते थे कि रुद्र कैसा दिखता है। इसलिए कुछ अन्य जिज्ञासु लोगों ने रुद्र का चित्र बनाया। उन्होंने तो यहाँ तक कि उनकी कीमत तय करके उन्हें बेच भी दिया। वर्तमान में एजियो ड्रैगन स्कूल में लगभग हर कोई जानता है कि रुद्र कौन है और लगभग हर कोई जानता है कि वह कैसा दिखता है। लेकिन उस पल रुद्र के एजियो ड्रैगन स्कूल में दोबारा प्रकट होने की हिम्मत देखकर सभी चौंक गए। हालांकि रुद्र द्वारा किए गए बाद के कार्यों ने उन्हें पूरी तरह से अचंभित कर दिया। रुद्र ने हवा में हाथ बढ़ाया और काली लोहे की तलवार सीधे उसके हाथ में आ गिरी। उसके बाद उसने बेरहमी से वार किया। जैसे ही उसने तलवार गठबंधन के सदस्य के पीछे से उसके डंटियन में वार किया, ताज़ा खून चारों ओर फैल गया। वह पहले दर्द से कराह उठा, फिर जैसे हवा से रहित चमड़े की गेंद हो वैसे ही जमीन पर लेट गया और हिलना डुलना बंद कर दिया। उस पल उसके दिल में बस 3 ही शब्द थे, उसका अंत हो चुका था।
जब उसके दांत्यान में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से रिसने लगी और उसने उसे नियंत्रित करने की कितनी भी कोशिश की, वह उसे नियंत्रित नहीं कर सका, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना शक्ति नष्ट हो गई है। वर्षों की मेहनत से अर्जित उसकी सारी साधना व्यर्थ हो गई। तू जब उन्होंने वह दृश्य देखा तो सबसे ज्यादा हैरान तलवार गठबंधन के सदस्य ही थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनकी निगाहें रुद्र की ओर आतंक से भरी हुई थीं। क्या आप सभी यह जानना नहीं चाहते थे कि मैं आपकी देखभाल कैसे करूंगा? अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं, रुद्र, आपकी देखभाल कैसे करूंगा। रुद्र का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और उसके हाथ में मौजूद काली लोहे की तलवार जोर से कांपने लगी। वह लगातार कई सदस्यों पर वार करती रही। उसकी ठंडी निगाहें चारों ओर घूम गईं और आध्यात्मिक ऊर्जा रिसने लगी। वर्षों की सावधानीपूर्वक साधना का सारा फल आज व्यर्थ हो गया। हे भगवान! रुद्र ने तलवार गठबंधन के इतने सारे सदस्यों की साधना शक्ति को पंगु बना दिया। उसका साहस तो हद से ज्यादा है। आसपास मौजूद भीड़ उस दृश्य को देखकर आश्चर्य से लगातार रोता रहा। उन्हें लगा कि रुद्र ने हद पार कर दी है, क्योंकि विद्यालय के नियमों में स्पष्ट रूप से एक ही विद्यालय के लोगों की हत्या करना और साधना को बाधित करना मना है। रुद्र को अपने इस कृत्य के लिए कड़ी सजा मिलने वाली थी। उस पल चंदर और ईशान भी घबरा गए। हालांकि वे जानते थे कि रुद्र के गुस्से को देखते हुए वह निश्चित रूप से उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उन्हें धमकाया और अपमानित किया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी हद तक जाएगा और सीधे उनकी साधना को पंगु बना देगा। चंदर, ईशान, क्या रुद्रवंश के सदस्य अभी भी एजियो ड्रैगन स्कूल में हैं? रुद्र ने भीड़ की निगाहों को अनदेखा किया और केवल चंदर ईशान भाइयों को देखा जो जमीन से उठ रहे थे। अनावश्यक अपमान से बचने के लिए बाकी लोग रुद्रवंश लौट आए हैं। पहले तो वीर शर्मा यामिनी के साथ जाने वाली थी, लेकिन यामिनी किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि वह यहीं रुकेगी और आपके लौटने का इंतजार करेगी ताकि आप हमारे लिए न्याय कर सकें। तो इस समय एजियो ड्रैगन स्कूल में हम दोनों भाइयों के अलावा यामिनी और वीर शर्मा भी मौजूद हैं। हालांकि वीर शर्मा सुबह बुरी तरह घायल हो गया था। उसका हाथ और पैर टूट गया था। हमने बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की और इलाज देने से इनकार कर दिया। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें दवा खरीदने के लिए पहाड़ से नीचे जाना पड़ा। लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वे हमें प्रवेश द्वार पर ही रोक देंगे। चंदर ने पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया। एल्डर इशिता और एल्डर ओयांग का क्या हुआ? आपने उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? रुद्र थोड़ा हैरान हुआ। भीतरी दरबार में अगर दूसरे एल्डर उसके रुद्रवंश की परवाह नहीं करते तो ये बात समझ में आती, लेकिन इशिता को चुपचाप बैठे रहना, घूरना और कुछ न करना ठीक नहीं था। मैंने कोशिश की, लेकिन संयोगवश उन्हें कुछ काम थे और वे एजियो ड्रैगन स्कूल में नहीं हैं। चंदर ने लाचारी से अपना सिर हिलाया। ऐसा क्यों होगा? रुद्र ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और उसे लगा कि मामला उतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है। इशिता के तौर तरीकों को देखते हुए भले ही उसे कुछ काम हो और उसे एजियो ड्रैगन स्कूल छोड़ना पड़े, फिर भी वह अपने अधीनस्थों को रुद्रवंश की देखभाल करने का आदेश देगी। मौजूदा स्थिति में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे वीर शर्मा के पास ले चलो, रुद्र ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। रुद्र और दोनों भाई तेजी से आगे बढ़े और देखते ही देखते वीर शर्मा के निवास पर पहुंच गए। कभी शानदार रहा वह महल अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। यहां तक कि मुख्य द्वार भी टूट चुका था और अंदर जाने पर स्थिति और भी बदतर थी। कुर्सियां और मेजें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं और लगभग कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जो क्षतिग्रस्त न हुआ हो। ये देखने में किसी टूटे हुए मंदिर जैसा लग रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से इसे लोगों ने ही तहस नहस किया था। रुद्र की मुट्ठियां अपने आप थोड़ी कस गईं। उसके दिल में क्रोध भड़क उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तलवार गठबंधन के लोग इतना अनुचित व्यवहार करेंगे। उसने ये भी नहीं सोचा था कि इतना सब करने के बाद भी बड़ों को कोई परवाह नहीं होगी, और उन्होंने सब कुछ देखते हुए भी ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। हमारे सभी आवास इसी प्रकार के हैं। हालांकि आपके पुराने महल की तुलना में हमारा आवास काफी अच्छा कहा जा सकता है। जिस महल में आप पहले रहते थे उसे किसी ने जलाकर नष्ट कर दिया था। चंदर ने बगल में खड़े होकर कहा। पिछले कुछ दिनों में क्या सिर्फ तलवार गठबंधन के सदस्यों ने ही आप सब पर हमला किया? रुद्र ने सीढ़ियां चढ़ते हुए पूछा। उसे अपने रुद्रवंश पर हमला करने वाले हर व्यक्ति को याद रखना जरूरी था। हालांकि सबने हमें घमंडी नजरों से देखा, लेकिन असल में हमला करने वाले तलवार गठबंधन के सदस्य ही थे। तलवार गठबंधन के संस्थापक रोहन एजियो ड्रैगन लीडरबोर्ड में 9वें स्थान पर मौजूद एक विशेषज्ञ हैं। उसका विराज से कुछ संबंध है। ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि रोहन ने हम पर तलवार गठबंधन के हमले की साजिश रची थी, लेकिन असल में विराज ने ही हमारे साथ चाल चली थी। चंदर ने कहा। तुम्हें ये सब कैसे पता? रुद्र को शक हुआ। चंदर की हैसियत को देखते हुए इतनी सारी जानकारी हासिल करना काफी मुश्किल था। काव्या नायर ने हमें बताया। ठीक उसी समय ऊपर से यामिनी की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो यामिनी वहां खड़ी थी।
वह अब भी काफी सुंदर और प्यारी थी, लेकिन उसका चेहरा पहले से काफी दुबला हो गया था और उसके माथे पर कुछ चोट के निशान थे। यामिनी, उन्होंने तुम्हें भी पीटा? रुद्र ने पूछा। यामिनी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस रुद्र को ऊपर उठाया। वह जगह भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त थी। खिड़कियां भी टूटी हुई थीं और देखने में बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी जैसे वहां कोई रहता हो। कमरे के कोने में एक टूटा फूटा पलंग पड़ा था। वीर शर्मा उस पर लेटा हुआ था और उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं। उसकी आंखें बंद थीं और बेहोशी की हालत में वह लगातार आउच की आवाज निकाल रहा था। रुद्र मन ही मन उदास था और उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने सामने खड़ी यामिनी, चंदर और ईशान को देखा। यामिनी की हालत उतनी बुरी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर चंदर और ईशान के पूरे शरीर पर कोई भी हिस्सा चोट से अछूता नहीं था। अभी अभी लगी चोटों के अलावा पिछली चोटों के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। रुद्र पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में किस तरह का जीवन जिया होगा और जिस कारण से वे वहां रुके रहे और दर्द सहन करते रहे, वह सब रुद्र के लिए ही था। रुद्र के लिए रुद्रवंश की गरिमा की रक्षा करने वाले वे ही थे। कम से कम इससे लोगों को ये पता चला कि ऐसे उत्पीड़न और अपमान का सामना करते हुए भी रुद्रवंश ने अपना सिर नहीं झुकाया। भले ही रुद्रवंश के पास विरोध करने की शक्ति न हो, फिर भी उनमें कुछ अटूट साहस था। यामिनी, वीर शर्मा को रुद्रवंश में वापस ले जाओ और इसे संभाल कर रखो। रुद्रवंश को स्वर्ण बैंगनी शहर में बसने दो। चेन हुई की सुरक्षा में मैं अधिक निश्चिंत रह सकता हूँ। रुद्र ने अपना स्वर्ण बैंगनी कमांडिंग बैज यामिनी को सौंप दिया। रुद्र, तुम्हारा क्या? तुम जा नहीं रहे? यामिनी ने रुद्र को घूरते हुए उससे पूछताछ करने की मुद्रा में देखा। रुद्र ने यामिनी की निगाहों से बचने की कोशिश नहीं की और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं एजियो ड्रैगन स्कूल में सभी को बता दूंगा कि मेरा रुद्रवंश इतना आसानी से झुकने वाला नहीं है। रुद्र ने खुद यामिनी और बाकी लोगों को विदा किया। जब यामिनी और बाकी लोगों की गाड़ी उसकी नजरों से ओझल हो गई, तभी वह वापस मुड़कर एजियो ड्रैगन स्कूल में दाखिल हुआ। जैसे ही वह एजियो ड्रैगन स्कूल के प्रवेश द्वार से गुजरा, बुजुर्गों के एक समूह ने उसे घेर लिया। वे दंड विभाग के लोग थे। सबसे कमजोर व्यक्ति की साधना का स्तर उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर का था और जो उनका नेतृत्व कर रहा था उसकी साधना का स्तर उत्पत्ति क्षेत्र के द्वितीय स्तर का था। रुद्र को देखते ही उसने बिना किसी चेतावनी के चिल्लाकर कहा, उसे मार गिराओ। शुरुआत में दंड विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने रुद्र पर ध्यान तक नहीं दिया। केवल 2 वरिष्ठ अधिकारी आगे बढ़े। उन्होंने न तो अपनी भुजाएं हिलाईं और न ही हाथ उठाए। उन्होंने केवल अपनी उत्पत्ति शक्ति से रुद्र को घेर लिया और उत्पत्ति क्षेत्र के दबाव का उपयोग करके उसे जबरदस्ती नीचे दबाना चाहा। बेशक जब उन्होंने अपनी उत्पत्ति शक्ति का प्रयोग रुद्र की ओर किया, तो वह पूरी तरह से व्यर्थ साबित हुई। रुद्र को कुछ भी नहीं हुआ और उस पर जरा भी असर नहीं पड़ा। दूसरी ओर ठीक उसी क्षण रुद्र के शरीर में परिवर्तन हुआ। उत्पत्ति शक्ति की एक परत बवंडर की तरह उमड़ पड़ी। पल भर में इसने दंड विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अंदर समा लिया। उस अपार शक्ति को रोकना असंभव था। दंड विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिक्रिया देने से पहले ही रुद्र की प्रबल शक्ति ने उन्हें हवा में उछाल दिया। जमीन पर गिरते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वे बुरी तरह घायल थे। उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग पूरी तरह भयभीत हो गए। दंड विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उत्पत्ति स्तर पर थे। रुद्र ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके इतने सारे वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव डाला, तो क्या इसका मतलब ये था कि वह भी उत्पत्ति स्तर में प्रवेश कर गया था? वापस जाकर आशीष को ये बात बता दो। अगर वह मेरी देखभाल करना चाहता है तो उसे खुद आने के लिए कह दो। रुद्र ने भीड़ की जटिल निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने केवल दंड विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर एक नज़र डाली और तलवार गठबंधन मुख्यालय की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही रुद्र ने बिना किसी चेतावनी के सीधे हमला कर दिया। तलवार गठबंधन के जो भी सदस्य उसकी नज़र में आए, रुद्र ने उनकी डेंटियन को भेद दिया और उनकी साधना शक्ति नष्ट कर दी। रुद्र की वर्तमान क्षमता के अनुसार वह आसानी से उत्पत्ति क्षेत्र के चौथे स्तर के लोगों को मार सकता था। यदि वह सुनहरे रंग की बिजली का प्रयोग करता तो उत्पत्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के लोगों को मारना चींटी को कुचलने जैसा होता। यहाँ तक कि उत्पत्ति क्षेत्र के 6ठे स्तर के लोग भी शायद रुद्र को हरा न पाते। आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतरी दरबार के शिष्यों की तो बात ही छोड़िए। रुद्र ने उनके हाथ पैर काटकर उन्हें अपंग नहीं बनाया, बल्कि उनकी साधना को नष्ट करके उन्हें अपंग बनाया, और यह सब उसने एक ही प्रहार में कर दिया। हालांकि उसने केवल उनके डेंटियन को भेदा था, लेकिन जब सैकड़ों आंतरिक दरबारी शिष्य जमीन पर पड़े थे तो वह भयावह दृश्य किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए असहनीय था। रुद्र लौट आया है और वह खुलेआम आंतरिक दरबार के गठबंधन का नरसंहार कर रहा है। आंतरिक दरबार में खून की नदियां बह रही हैं और यहाँ तक कि वरिष्ठ अधिकारी भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। ये व्यक्ति हद से ज्यादा बेलगाम है और वह सचमुच एजियो ड्रैगन स्कूल को अपना दुश्मन बना रहा है। रुद्र की हरकत की खबर भीतरी प्रांगण में तेजी से फैल गई। ये खबर मुख्य क्षेत्र तक भी पहुंच गई और देखते ही देखते हर जगह से लोग भीतरी प्रांगण में आकर उस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़े।
स्वाभाविक रूप से आंतरिक न्यायालय के दंड विभाग ने रुद्र के कृत्यों को अनदेखा नहीं किया। आशीष स्वयं बाहर गए और दंड विभाग के सैकड़ों वरिष्ठों को साथ लेकर रुद्र को घेर लिया। उन्होंने रुद्र को जान से मारने के नारे भी लगाए। आखिरकार रुद्र के साथ उनका पुराना झगड़ा था, इसलिए उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर उसे मार डाला। वह अपने पोते अभिनव के बदले लेने की योजना बना रहे थे। आसपास मौजूद भीड़ को लगा कि रुद्र निश्चित रूप से मर चुका है। आखिरकार भीतरी दरबार में आशीष का नाम बहुत प्रसिद्ध था। हालांकि जब आशीष की टुकड़ी तलवार गठबंधन के मुख्यालय पहुंची तो उसी समय 2 और टुकड़ियां भी वहां पहुंच गईं। इशिता के अधीन एल्डर बिल्डिंग और ओमकार के अधीन मार्शल स्किल बिल्डिंग थी। ओमकार के नेतृत्व में दर्जनों लोग थे, जबकि इशिता के नेतृत्व में लगभग 1000 लोग थे। शक्ति के मामले में इशिता ने आशीष को पूरी तरह से पछाड़ दिया। इशिता, ये क्या हो रहा है? इस बच्चे ने विद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया और उसी विद्यालय के शिष्यों की साधना को बेरहमी से नष्ट कर दिया। मेरा दंड विभाग उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर रहा है। एजियो ड्रैगन विद्यालय के एक वरिष्ठ शिष्य होने के नाते आप वास्तव में उसकी रक्षा कर रही हैं। क्या आप एजियो ड्रैगन विद्यालय के वरिष्ठ शिष्य होने के योग्य भी हैं? आशीष ने जोर से प्रश्न किया, मानो वह आसपास के सभी शिष्यों को यह बताना चाहता हो कि इशिता गलत थी। रुद्र एक खास शिष्य है, इसलिए अगर उसने कुछ गलत भी किया हो तो उसे दंडित करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम इसके योग्य नहीं हो। इशिता ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा। उसने बस लापरवाही से आशीष पर एक नज़र डाली और उसकी ओर देखा तक नहीं। एल्डर लियू, मुझे पता है कि रुद्र के साथ आपकी कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को उचित तरीके से संभालेंगे और इस मामले में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को शामिल नहीं करेंगे। हालांकि रुद्र ने आज जो कुछ किया वह थोड़ा अतिवादी था, लेकिन इसके पीछे एक कारण जरूर था। जब तलवार गठबंधन रुद्रवंश को बुरी तरह पीट रहा था तब आपका दंड विभाग कहाँ था? ओमकार ने भी कहा। उनकी मुस्कान भले ही सौम्य थी, लेकिन उनके लहजे में उपहास भरा था। आशीष के पास इसका खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वह न तो इशिता और न ही ओमकार से निपट सकता था, इसलिए वह रुद्र पर जबरदस्ती हमला करने में असमर्थ था। हालांकि उसे कोई चिंता नहीं थी। आखिर रुद्र से निपटने की चाह रखने वाला वह अकेला नहीं था। जब मुख्य क्षेत्र के लोग आएंगे तो भले ही वह खुद हमला न करे, रुद्र के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। रुद्र, तुमने इस बार हद ही कर दी है। एक ही संप्रदाय के इतने सारे शिष्यों की साधना को तुम कैसे नष्ट कर सकते हो? इस मामले ने पूरे एजियो ड्रैगन स्कूल को हिलाकर रख दिया है। मेरी बहन तुम्हारी रक्षा करना चाहे तो भी वह बेबस होगी। काव्या नायर भी आ गई। वह रुद्र के बगल में खड़ी होकर तलवार गठबंधन के उन सदस्यों को देख रही थी जिनका वरिष्ठ अधिकारी उपचार कर रहे थे। उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता झलक रही थी। बेशक उसे तलवार गठबंधन के सदस्यों की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, बल्कि रुद्र की सुरक्षा की चिंता थी। अब तुम्हें मेरी याद आए। जब तलवार गठबंधन मेरे रुद्रवंश को परेशान कर रहा था और मैं यहाँ नहीं थी, तब तुम और तुम्हारी बहन कहाँ थे? रुद्र ने काव्या नायर पर एक नज़र डालते हुए हल्की सी बड़बड़ाहट की। उसे कोई चिंता या डर नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही आध्यात्मिक निर्माण का उपयोग कर सकता था। इसलिए जब तक जयंत को इसके बारे में पता चलेगा, वह निश्चित रूप से उसे अपना शिष्य बना लेगा। एजियो ड्रैगन स्कूल के भीतर उस व्यक्ति की सुरक्षा में उसे छूने की हिम्मत कौन करता? भीतरी दरबार के शिष्यों की साधना को नष्ट करने की बात तो दूर, अगर वह उन्हें मार भी देता तो उसे हल्की सजा ही मिलती और कोई उसकी जान लेने की हिम्मत नहीं करता। रुद्र, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुमने मुझ पर और मेरी बहन पर बेवजह आरोप लगाया है। रुद्र की बात सुनकर काव्या नायर के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने मुंह फुलाकर कहा, भले ही तुम्हारे रुद्रवंश को रोहन ने परेशान किया हो, लेकिन असल में ये सब विराज के उकसावे पर हुआ था। जिस दिन तलवार गठबंधन ने कार्रवाई शुरू की, मेरी बहन बाहर आने वाली था। हालांकि उसी समय विराज ने मेरी बहन को ढूंढ लिया। वह मेरी बहन के साथ शर्त लगाना चाहता था। उसने कहा कि अगर वह उसे हरा देती है तो 1 साल के भीतर होने वाली तय लड़ाई में वह तुम्हारी जान बख्श देगा। हालांकि अगर मेरी बहन हार जाती है तो वह उसके लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा। उसने बस इतना अनुरोध किया कि हम दोनों तलवार गठबंधन और रुद्रवंश के बीच के मामले में दखल न दें। अगर मेरी बहन बड़ी शिष्या न बनती तो वह एजियो ड्रैगन स्कूल की नंबर 1 शिष्या होती। इसके अलावा मेरे सिंदूरी पक्षी नगर और उसके ब्लैक टोर्टोइस सिटी के बीच पहले से ही संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरी बहन विराज से नहीं डरती थी। उसने लड़ाई के लिए हामी भरी और वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। हालांकि ये अप्रत्याशित था कि मेरी बहन हार गई, और वह बुरी तरह हार गई। हालांकि वह ऐसा करना नहीं चाहती थी, फिर भी उसे अपना वचन निभाना पड़ा। इसलिए मेरी बहन के पास इन बातों की परवाह न करने के अलावा कोई चारा नहीं था, और तलवार गठबंधन और रुद्रवंश के बीच के मामले में दखल देने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। काव्या नायर का चेहरा दुख से भरा हुआ था जब उसने विस्तार से सच्चाई बताई। विराज ने तुम्हारी बहन को हरा दिया।
रुद्र थोड़ा हैरान था। उसने पहले भी इशिता की विधियां देखी थीं और यद्यपि वह गहन विद्या के प्रथम स्तर पर ही थी, फिर भी वह निश्चित रूप से शीर्ष कोटि की थी। आखिरकार उसे लगभग प्रथम शिष्य का दर्जा प्राप्त था। वर्तमान में विराज भी गहन विद्या के प्रथम स्तर पर था। यदि वह इशिता को हराने में सक्षम होता तो इसका अर्थ ये होता कि विधियों के मामले में विराज इशिता से अधिक शक्तिशाली था। उसने न सिर्फ मेरी बहन को हराया बल्कि उसने ओमकार को भी हरा दिया। काव्या नायर ने कुछ ही दूरी पर खड़े ओमकार की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। क्या ओमकार भी हार गए? रुद्र की तनी हुई बाहें और भी अधिक तनी हुई थीं। बहुत से लोग ओमकार की क्षमताओं से अनजान थे क्योंकि उन्होंने उन्हें बहुत गहराई से छिपा रखा था। हालांकि काव्या नायर से उन्हें पता चला कि ओमकार बहुत पहले ही गहन स्तर में प्रवेश कर चुके थे। वर्तमान में वे गहन स्तर के दूसरे चरण की ओर अग्रसर थे। वे वास्तव में गहन स्तर के पहले शिखर पर था। इशिता और ओमकार के बीच काफी घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए इशिता पहले भी ओमकार के साथ मुकाबला कर चुकी थी। हालांकि मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ, लेकिन वास्तव में ओमकार ने इशिता के लिए खुद को संयमित रखा था। यदि विराज लगातार इशिता और ओमकार दोनों को हराने में सक्षम था, तो इससे रुद्र को अचानक एहसास हुआ कि विराज उतना सरल नहीं हो सकता जितना वह दिखता है। रुद्र, चूंकि मुख्य क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए जल्दी से भागो। मेरे सिंदूरी पक्षी नगर जाओ, तुम निसंदेह सुरक्षित रहोगे। काव्या नायर ने रुद्र के शरीर पर झुकते हुए उसके कान के पास धीरे से कहा। ये तुम्हारी इच्छा है या तुम्हारी बहन की? रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह मेरी बहन का है और यह मेरा भी है। हम दोनों यही कामना करते हैं कि आपको कुछ भी बुरा ना हो। काव्या नायर की निगाहों में विनती भरी थी। उसे सचमुच डर था कि रुद्र जिद्दी ना हो जाए और वहीं मर जाए। आप दोनों मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। रुद्र मुस्कुराया, अपना हाथ बढ़ाया और प्यार से काव्या नायर के मुलायम और चमकदार बालों को सहलाया, फिर लोगों के समूह से बाहर चला गया। उसी क्षण रुद्र के दिल में छाई उदासी बादलों की तरह गायब हो गई, क्योंकि वह जानता था कि इशिता और काव्या नायर ने उसके परिवार को नहीं छोड़ा था, बल्कि उनकी अपनी मुश्किलें थीं। अंततः ये सब उसी के लिए था। रुद्र, तुम कहाँ जा रहे हो? ये देखकर काव्या नायर ने रुद्र को खींचा, क्योंकि उसे पता चला कि वह गलत दिशा में जा रहा था। जब इस रोहन ने मेरे रुद्रवंश के साथ ऐसा बर्ताव किया है, तो मैं उससे यूं ही जाने नहीं दे सकता और कुछ न कुछ तो कर ही सकता हूं, है ना? रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। क्या पागल हो गए हो? मुख्य क्षेत्र में जाकर रोहन को चुनौती देना चाहते हो? रुद्र की बातों से काव्या नायर बुरी तरह डर गई, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाए। पलक झपकते ही रुद्र भीड़ से बाहर निकला और पागलों की तरह मुख्य क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। रुद्र भागना चाहता है, उसे पकड़ो। इशिता, तुम इस बच्चे की रक्षा करने का इरादा रखती हो? मैं आज की घटना की सूचना विद्यालय प्रमुख को दूंगा। ये देखकर आशीष घबरा गया। अगर रुद्र एजियोर ड्रैगन स्कूल में ही रहता तो सब ठीक होता और उसके लिए मौत से बचना मुश्किल होता, लेकिन अगर रुद्र भाग जाता तो उसे मारना भी बहुत मुश्किल हो जाता। पहले तो जब इशिता और ओमकार ने ये देखा तो वे मन ही मन खुश हुए। उन्होंने न केवल उनका पीछा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मौका पाकर उन्हें परेशान भी किया। उन्होंने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे आशीष के अधीनस्थों को परेशान करें ताकि रुद्र के भागने में उसकी मदद की जा सके। लेकिन जब उन्हें पता चला कि रुद्र किस दिशा में भाग रहा है, तो उनके चेहरे पर दिख रही खुशी गायब हो गई और माथे पर काली लकीरें पड़ गईं। रुद्र कैसे भाग रहा था? वह तो सीधे जाल में फंसकर आत्महत्या करने जा रहा था। यह आदमी ये लोगों को चिंताओं से मुक्त क्यों नहीं होने देता? इशिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह वहीं खड़ी रही और पैर पटकने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसका आकर्षक शरीर आगे बढ़ा और वह रुद्र के पीछे दौड़ पड़ी। ओमकार भी पीछे पीछे चलने लगे। वह देखना चाहते थे कि रुद्र क्या करने वाला है। रुद्र बेहद तेज था और बहुत जल्दी ही भीतरी प्रांगण से मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया। मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह रुका नहीं और सीधे एक चौक पर पहुंच गई। ये चौक गोलाकार था और इसकी बनावट काफी अनोखी थी। ठीक बीच में एक विशाल युद्ध मंच था। वह युद्ध मंच लाल रंग का था, मानो खून से सना हो, और देखने में बेहद आकर्षक था। लड़ाई के मंच के बीचों बीच एक बड़ी लाल घंटी भी थी। उस बड़ी घंटी पर एक बड़ा सा बोर्ड लटका हुआ था। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शिकायतों का जीवन मरण का मंच। एक फुर्तीले बंदर की तरह रुद्र उछलकर बड़ी घंटी के सामने पहुंच गया। उसने घंटी को कुछ बार बजाया और उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। ये लगभग पूरे मुख्य क्षेत्र में फैल गई और बहुत जल्दी ही आसपास के मुख्य शिष्यों का ध्यान आकर्षित कर लिया, क्योंकि वे सुन सकते थे कि यह प्रतिशोध के जीवन और मृत्यु चरण की घंटी थी। जीवन और मृत्यु का चरण, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यदि कोई द्वेष हो तो वहां जीवन और मृत्यु का निर्णय होता था। यद्यपि एजियोर ड्रैगन स्कूल के नियम थे, फिर भी यदि दो शिष्यों के बीच ऐसा द्वेष हो जिसका समाधान न हो सके और उन्हें अपने जीवन की बाजी लगाकर उसका समाधान करना हो, तो वे उस स्थान पर आ सकते थे। हालांकि उससे पहले उन्हें जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था।
जीवन मरण के मंच पर बड़ी घंटी बजाने का साहस करने वालों का मतलब था कि वे जीवन मरण की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। उस दृश्य में ऐसी जीवंतता थी जिसे लोग सबसे ज्यादा देखना चाहते थे। ठीक उसी क्षण मुख्य क्षेत्र से लगभग सभी लोग वहां पहुंच गए। यहां तक कि कई बुजुर्ग भी मौजूद थे। देखो, क्या ये रुद्र नहीं है? क्या उसने भीतरी दरबार में नरसंहार शुरू नहीं किया था? उसकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? ये लड़का हद से ज्यादा दुस्साहसी है। पहले तो इसने वरिष्ठ विराज को नाराज किया, फिर इसने दरबारी शिष्यों को बुरी तरह आहत किया, और अब ये जीवन मरण के मंच पर है। अब ये क्या करेगा? रुद्र का कुख्यात नाम एज और ड्रैगन स्कूल में पहले ही फैल चुका था और उसकी बनाई तस्वीरें भी हर जगह लगी हुई थीं। हर कोई रुद्र को पहचानता था और उसके कारनामों से सब हैरान थे। उस पल सबके मन में एक ही विचार आया, वह लड़का तो मानो मौत को दावत दे रहा था। जब लोगों ने जीवन और मृत्यु के मंच के चारों ओर भीड़ लगा ली तो रुद्र ने बड़ी घंटी बजाना बंद कर दिया। उसने अपनी पीठ सीधी की और मंच के चारों ओर जमा भीड़ पर जोर से चिल्लाया, रोहन कौन है? ऊपर आओ और मर जाओ। क्या वह जीवन और मृत्यु के मंच पर रोहन को चुनौती देना चाहता है? जीवन और मृत्यु के मंच पर लड़ने के लिए उसे जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। रुद्र सचमुच मरना चाहता है, वह अब जीना नहीं चाहता है ना? रोहन कौन है? वह तलवार गठबंधन का संस्थापक और पीढ़ियों से चले आ रहे तलवार परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। वह जो ड्रैगन लीडरबोर्ड में 9वें स्थान पर है और उसकी साधना का स्तर उत्पत्ति क्षेत्र के 5वें स्तर का है। रुद्र उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे करता है? जब रुद्र के मुंह से ये शब्द निकले तो मानो दिन दहाड़ते ही बिजली गिर गई और सब लोग चौंक गए। इतना चौंक गए कि सब लोग अवाक रह गए और कुछ लोगों को तो लगा कि रुद्र मजाक कर रहा है। लेकिन जब रुद्र ने कुछ और बार रोहन ऊपर आओ और मर जाओ चिल्लाया तो लोगों को समझ आ गया कि रुद्र सच में गंभीर है। उत्पत्ति क्षेत्र का पहला स्तर। ये लड़का पहले ही उत्पत्ति क्षेत्र के पहले स्तर में प्रवेश कर चुका है। अंततः घटनास्थल पर मौजूद उत्पत्ति क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों ने रुद्र की साधना को महसूस किया। यद्यपि उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन जब उस साधना को रुद्र के शरीर पर लागू किया गया तो लोगों के पास रुद्र को एक अलग दृष्टिकोण से देखने और उस युवक का पुनर्मूल्यांकन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उस उम्र में उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर में प्रवेश करने का क्या अर्थ था, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब रुद्र ने मुख्य क्षेत्र में प्रवेश किया तब उसकी साधना का स्तर केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर का था। 2 महीने बीतने से पहले ही उसने साधना के 2 स्तर पार कर लिए और एक बड़ी छलांग लगाकर उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर पर पहुंच गया। सुधार की यह गति अविश्वसनीय थी। ये रुद्र साधारण नहीं है बल्कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो यकीनन एक असाधारण शख्सियत बन जाएगा। लेकिन अफसोस वह बहुत घमंडी था और उसने जानलेवा युद्ध छेड़ दिया। 1 साल में चाहे वह कितना भी ताकतवर हो जाए वह वरिष्ठ विराज को नहीं हरा सकता। कुछ लोगों ने रुद्र की प्रतिभा को देखकर उस पर तरस खाया। हम पूरे साल की क्या जरूरत है, आज तो ये बच्चा हार जाएगा। रोहन और सीनियर विराज के बीच अच्छे संबंध हैं और रोहन पहले से ही रुद्र को नापसंद करता था, और अभी रुद्र रोहन को चुनौती देने के लिए जीवन मरण के मंच पर जाने की हिम्मत कर रहा है। रोहन उसे कैसे जाने दे सकता है? हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि रुद्राज की विपत्ति से बच नहीं पाएगा। मुझे कौन चुनौती देता है? ठीक उसी समय एक और जोरदार चीख सुनाई दी और एक शरीर जमीन पर लुढ़कता हुआ अंत में मजबूती से लड़ाई के मैदान पर आ गिरा। वह दुबला पतला, औसत कद काठी का, बदसूरत शक्ल वाला, झींगा मछली जैसी नाक, मेढक जैसी आंखें, रंगीन दांतों की पूरी कतार वाला एक व्यक्ति था, और जब वह बोलता था तो उसकी दुर्गंध 30 मीटर तक फैल जाती थी। अगर वह किसी के चेहरे पर हम करता तो वह व्यक्ति जमीन पर घुटने टेक कर लगातार उल्टी करता रहता। हालांकि उसका रूप रंग भयानक था, फिर भी वह मुख्य क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था। वह तलवार गठबंधन का संस्थापक था और एजियो ड्रैगन लीडरबोर्ड में 9वें स्थान पर था, जिसका नाम रोहन था। तुम रोहन हो? रुद्र की आंखें चमक उठीं। अपने जीवन में पहली बार उसने देखा कि दुनिया में ऐसा अनोखा दिखने वाला व्यक्ति भी है। उसकी नाक के नथुने चौड़े हो गए और उसका बड़ा मुंह पीछे की ओर खींच गया। उसने अपने सिकुड़े हुए पेट पर हाथ मारा और घमंड से बोला, मैं रोहन हूं। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? मैं तुम्हें चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें मारने आया हूं, रुद्र ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। बड़े साहब, जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र ले आइए, आज मैं इस बदमाश का यहीं खात्मा कर दूंगा, रोहन ने चीखते हुए कहा। यदि वह आंतरिक दरबार के किसी वरिष्ठ शिष्य से इस प्रकार बात करता तो ये क्षमायोग्य होता, परंतु यदि वह मुख्य शिष्य से इस प्रकार बात करता तो वह बहुत ही दुस्साहसी था। कई मुख्य शिष्यों ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि भले ही रुद्र पागल था, लेकिन रोहन उससे भी कहीं अधिक पागल था। हालांकि
लोगों को अवाक कर देने वाली बात यह थी कि रोहन के बोलने के तुरंत बाद अचानक एक वरिष्ठ गुरु मैदान से बाहर निकले और धीरे धीरे युद्ध के मंच की ओर बढ़े। उनके बाएं हाथ में स्याही का ब्रश और स्याही थी और दाएं हाथ में जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र था। वे रोहन के सामने आकर रुके। अरे बाप रे, रोहन का रुतबा क्या है? वो ऐसे ही वरिष्ठ गुरुओं को कैसे बुला सकता है? कुछ लोग तो हैरान रह गए। उस गुरु का साधना स्तर कम नहीं था, वो उत्पत्ति क्षेत्र के 7वें स्तर पर था, जो रोहन से 2 स्तर ऊपर था। फिर भी उसने रोहन की बात यूं ही सुन ली, जिससे लोग चौंक गए। शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, है ना? कुछ दिन पहले रोहन ने एल्डर जोगिंदर को प्रणाम किया और उनका शिष्य बन गया। वह अब आधिकारिक तौर पर एल्डर जोगिंदर का प्रत्यक्ष शिष्य है। बुजुर्ग जोगिंदर, संघ की जोगिंदर, जी हाँ वही। हे भगवान, रोहन उनका शिष्य बन गया। सभी एक बार फिर चौंक गए। जोगिंदर एजियो ड्रैगन स्कूल में काफी प्रसिद्ध था। व्यक्तिगत शक्ति के मामले में वह एजियो ड्रैगन स्कूल में 3रे स्थान पर था। यहाँ तक कि अगर 6 रक्षकों में से कोई भी अकेले उससे लड़ता तो भी वह उसे हरा नहीं सकता था। हालांकि जोगिंदर भी जयंत की तरह ही थे। वे भी अतिथि गुरु थे, इसलिए एजियो ड्रैगन स्कूल में उनका स्थान केवल नामात्र का था। उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी, शिष्यों को अपना कौशल सिखाने की तो बात ही छोड़िए। फिलहाल रोहन का उनका शिष्य बन पाना लोगों की असीम प्रशंसा का विषय था। शिकायतों का जीवन मरण का चरण वास्तव में किसी के जीवन को निर्धारित कर सकता है, लेकिन शिकायतें तो होनी ही चाहिए। तुम दोनों के मन में कौन सी शिकायतें हैं? उस बुजुर्ग ने प्रश्नवाचक उत्तर दिया। उसने मेरे परिवार को परेशान किया। क्या ये बदले की भावना है? रुद्र ने जवाब दिया। इस बदमाश ने मेरे सैकड़ों अधीनस्थों की साधना को बर्बाद कर दिया। क्या ये बदले की भावना नहीं है? रोहन ने ठंडे स्वर में कहा। अपने नाम लिखो और खून का निशान छोड़ो। बुजुर्ग ने कहा। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो वह बुजुर्ग व्यक्ति युद्ध मंच से चला गया। खून से लथपथ प्रतीत होने वाले उस मंच पर केवल रोहन और रुद्र ही रह गए। बदमाश, मैं तुम्हें बहुत दिनों से मारना चाहता था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम खुद मेरे दरवाजे पर आओगे। तुमने तो खुलेआम मुझे चुनौती भी दी। आज अगर मैं तुम्हारी मरने की इच्छा पूरी नहीं करता तो मुझे तुम्हारे मूर्ख हृदय पर बहुत अफसोस होगा। रोहन ने एक हाथ से मुट्ठी भींची और उसकी उत्पत्ति शक्ति में जबरदस्त उछाल आया। एक शानदार लंबी तलवार प्रकट हुई। वह तलवार बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। हालांकि वो असली तलवार नहीं थी, बल्कि रोहन की संगठित उत्पत्ति शक्ति से निर्मित थी। वह एक रैंक 5 की मार्शल स्किल थी, जो 100 रूपांतरणों के धनुष से कमतर नहीं थी। ठीक है, देखते हैं तुम मेरी इच्छा कैसे पूरी करते हो। रुद्र के चेहरे पर उदासीनता का भाव था और उसने रोहन की ओर देखा तक नहीं। तुम जैसे लोगों के खिलाफ मुझे सिर्फ एक ही वार काफी है। रोहन ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार लहराई। उसने रुद्र की दिशा में हवा में वार किया। धमाका उसके वार करने के बाद चारों ओर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। अद्वितीय अत्याचारी तलवार की ऊर्जा हवा में संघनित हो रही थी। गर्जना करते हुए वो रुद्र की ओर बढ़ी। स्विश! तलवार की ऊर्जा हवा को चीरती हुई निकली और आसपास की उत्पत्ति शक्ति विस्थापित हो गई। यह कोई मार्शल कौशल नहीं था, लेकिन मार्शल कौशल से कहीं बेहतर था। यह रोहन द्वारा अपनी इच्छा शक्ति से किया गया प्रहार था, लेकिन इसकी शक्ति सामान्य मार्शल कौशल से कम नहीं थी। मजबूत! रोहन वाकई तलवार गठबंधन के संस्थापक बनने के योग्य हैं। तलवारबाजी की तकनीकों में उनकी महारत वाकई बहुत शक्तिशाली है। रोहन के हमले ने भीड़ में अचंभे की लहर पैदा कर दी। यहाँ तक कि कई वरिष्ठ अधिकारी भी प्रशंसा करते हुए सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन रोहन की प्रभावशाली तलवारबाजी तकनीक के सामने और भी ज्यादा लोग बिना पलक झपकाए रुद्र को घूर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि रुद्र की मृत्यु कैसे होगी। वूश! लेकिन जाहिर सी बात है, रुद्र उन्हें निराश करने वाला था। जैसे ही तलवार की ऊर्जा रुद्र के करीब पहुंची, रुद्र की बड़ी आस्तीन की लहर के साथ उत्पत्ति शक्ति की एक परत निकली और धीरे धीरे उसने तलवार की ऊर्जा को विलीन कर दिया। अंत में वह पूरी तरह से गायब हो गई। धिक्कार है! क्या ये सच है? रुद्र ने रोहन के हमले को नाकाम कर दिया। शायद आध्यात्मिक जगत के लोग उस दृश्य को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन उत्पत्ति जगत के लोगों ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। जाहिर है, रुद्र ने उत्पत्ति जगत के प्रथम स्तर की शक्ति का उपयोग करके रोहन की तलवार की ऊर्जा को आसानी से नष्ट कर दिया, जो उत्पत्ति जगत के 5वें स्तर पर थी। ये बच्चा वाकई कमाल का है। इसने उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना का उपयोग करके उत्पत्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के हमले को नाकाम कर दिया। ये तो बिल्कुल ही अकल्पनीय है। रुद्र के तरीके वाकई बेहद भयावह थे। ये देखकर एक बुजुर्ग आश्चर्यचकित रह गया और चिल्ला उठा। इतनी छोटी बात पर हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। बलवान को कमजोर के रूप में हराना तो पहले भी हो चुका है। किंवदंतियों के अनुसार हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल के संस्थापक ने अपनी युवावस्था में ही गहन क्षेत्र के लोगों को हरा दिया था, जबकि वे केवल उत्पत्ति क्षेत्र में थे। यही तो असली बलवान को कमजोर के रूप में हराना है। एक अन्य वरिष्ठ गुरु ने तिरस्कारपूर्वक कहा। बकवास! बेशक हमारे संस्थापक शक्तिशाली होंगे।
आखिर वे 9 प्रांतों के नंबर 1 विशेषज्ञ थे, लेकिन चूंकि रुद्र इस हद तक ये सब कर सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह भी एक प्रतिभाशाली है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी प्रतिभा के बल पर उन्हें विलक्षण प्रतिभा कहा जा सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि रोहन ने अभी तक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया है और अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। बड़ों की निगाहों में गंभीरता का एक और संकेत झलक रहा था जब उन्होंने एक बार फिर रुद्र की ओर देखा। तुम्हारा प्रहार काफी कमजोर था। क्या तुम्हारे पास कोई और तकनीक है? रोहन के हमले को नाकाम करने के बाद रुद्र ने हंसते हुए कहा। चूंकि बात यहाँ तक आ ही गई है, तो मैं तुम्हें अनुभव करा देता हूँ कि जब मैं गंभीर हो जाता हूँ तो मैं कितना भयानक हो सकता हूँ। रोहन ने ठंडी सी आवाज में फुफकारा और अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को ऊपर उठाया, फिर अचानक उसे ऊपर की ओर घुमाया। एक विशाल अर्धचंद्र प्रकट हुआ और रुद्र की ओर उड़ गया। 5वें रैंक का मार्शल कौशल, अर्धचंद्राकार प्रहार। नहीं, यह कोई साधारण अर्धचंद्राकार प्रहार नहीं है। यह एक रैंक 5 मार्शल कौशल है जिसे एक अन्य रैंक 5 मार्शल कौशल की पूर्व शर्त के साथ प्रदर्शित किया जाता है। यह एक दोहरी स्तर का मार्शल कौशल है। जब अर्धचंद्र प्रकट हुआ तो कुछ लोग बेहद चौंक गए और एक नज़र में ही उन्होंने इसे एजियो ड्रैगन स्कूल की एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल कला के रूप में पहचान लिया। इस मार्शल कला का प्रयोग तलवार से किया जाना था और यदि यह सफल होती तो तलवार की ऊर्जा अर्धचंद्र की तरह चमकीली, सुंदर और प्रभावशाली हो जाता। रोहन ने न केवल अर्धचंद्राकार प्रहार में महारत हासिल की, बल्कि उन्होंने इसे उस लंबी तलवार के साथ भी इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने 5वें दर्जे की मार्शल कला से बनाया था। उस अर्धचंद्राकार प्रहार में अत्यंत भयावह शक्ति थी और कोई साधारण व्यक्ति उस हमले को रोक नहीं सकता था। उसी क्षण सबकी निगाहें एक बार फिर रुद्र की ओर मुड़ गईं। अर्धचंद्राकार प्रहार गति और शक्ति दोनों ही दृष्टियों से असाधारण थी। इसे इस्तेमाल करने वाले के एक विचार मात्र से ही विस्फोट हो जाता था और इससे बचने का कोई तरीका नहीं था। अनगिनत लोगों की निगाहों के बीच रुद्र ने बस अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बिना किसी हड़बड़ी के, और जैसे ही अर्धचंद्राकार प्रहार उसके करीब आया, उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और सीधे मुक्का मार दिया। धमाका! जब वह मुक्का मारा गया तो उत्पत्ति की शक्ति हर जगह बढ़ गई। प्रबल शक्ति ने मंच पर एक सर्पिल की तरह लहरें पैदा कर दी क्योंकि इसने जबरदस्ती अर्धचंद्राकार प्रहार को रद्द कर दिया। जैसे ही उस मुक्के ने अर्धचंद्राकार प्रहार को निष्क्रिय कर दिया, रुद्र ने अपनी एक मुट्ठी भींच ली और चारों दिशाओं में चमकती हुई एक सुनहरे रंग की लंबी तलवार उसकी हथेली में सिमट गई। तुम्हारा हमला बहुत कमजोर है, इसलिए मैं तुम्हें अपना हमला झेलने दूंगा। अपने हाथ में लंबी तलवार लिए हुए उसके पैरों से बिजली निकली और पलक झपकते ही वह रोहन के सामने आ गया। एक सुनहरी रोशनी तेजी से गुजरी और रोहन के दिल की ओर वार किया। यह आदमी! उस क्षण आश्चर्य से रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि इतनी दूरी पर भी उसे रुद्र की शक्ति का एहसास हो गया था। ये दमनकारी अनुभूति किसी प्रथम स्तर के व्यक्ति की नहीं थी, यह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि अंततः रोहन तलवारबाज परिवार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तलवार गठबंधन की स्थापना करने के तथ्य को एक तरफ रखते हुए केवल जोगिंदर द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना ही उनकी असाधारणता को दर्शाता है। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार कांप उठी और पानी के सांप की तरह लहराने लगी। उसने रुद्र की सुनहरे रंग की लंबी तलवार को एक तरफ धकेल दिया, फिर हाथ पलटकर उसे रुद्र के गले की ओर घुमा दिया। अब ये थोड़ा और रोचक हो गया है। रुद्र मुस्कुराया और उसकी युद्ध की इच्छा जागृत हो गई। उसने पीछे हटने के बजाय अपनी आध्यात्मिक शक्ति का पता लगाने की क्षमता, शाही आकाश तकनीक के तरीकों और हाथ में जकड़ी सुनहरी तलवार का इस्तेमाल करते हुए रोहन से युद्ध किया। वूश वूश वूश! तलवारों की चमक चारों ओर फैल गई और हर दिशा में प्रकाश की किरणें बिखर गए। हर बार जब वे टकराती तो ऊर्जा की एक लहर उठती और युद्ध के मैदान में सब कुछ तहस नहस कर देती। फिर भी दोनों लोग ऐसे ही डटे रहे जैसे उन्हें कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने तलवारबाजी के ऐसे करतब दिखाए जो आंखों को चकाचौंध कर देने वाले थे। कभी हमला करते, कभी बचाव करते, और इसे देखने वाले लोग लगातार बातें करते करते थक गए थे और उनका मन उत्तेजित हो रहा था। तलवारबाजी की कितनी शानदार तकनीक है! रोहन के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र भी तलवारबाजी की तकनीक में इतना कुशल होगा। वह रुद्र वाकई बहुत प्रभावशाली है। वह उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना से ही रोहन से इस स्तर तक लड़ सकता है जो उत्पत्ति क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। लोग अचंभित होकर देखते रह गए और कई शिष्यों ने रुद्र के प्रदर्शन की प्रशंसा की। वह वैसा बेकार कैसे हो सकता है जैसा लोग पहले कहते थे। वह तो बस एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसने उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना का उपयोग करके उत्पत्ति क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना वाले व्यक्ति से युद्ध किया। उसने साधना के 4 स्तर छोड़ दिए। लोगों को उसकी इस प्रतिभा की प्रशंसा करनी ही पड़ी। यह आदमी वाकई रोहन को इस हद तक मजबूर करने में सक्षम है। जब मैंने उसे दोबारा देखा तो वह अचानक पहले से भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। वह तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है।
उसने इतनी जल्दी सुधार करने के लिए कौन सी साधना की, लेकिन बाकी लोगों की तुलना में काव्या नायर का चेहरा बेहद जटिल था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके और रुद्र के बीच बहुत दूरी आ गई है। उसे पता भी नहीं चला और वह रुद्र से बहुत दूर हो गई थी और अब वह उसे छू भी नहीं सकती थी। तुम सब रुद्र को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि रोहन उस रुद्र के साथ मजाक कर रहा है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है? जब रोहन गंभीर हो जाएगा तो रुद्र निस्संदेह मर जाएगा। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उन दोनों के बीच उस हद तक लड़ाई इसलिए हो सकी क्योंकि रोहन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। इनमें से अधिकतर वे लोग थे जो रुद्र से नफरत करते थे और उसकी मौत चाहते थे। उसकी मौत जितनी दर्दनाक होती उतना ही अच्छा होता। दरअसल वे अपने दिल में यह मानने को तैयार नहीं थे कि रुद्र एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हारे साथ काफी खेल लिया है और अब मैं तुम्हें अपनी खास कला घातक हमला का अनुभव कराऊंगा। अचानक रोहन ने जोर से दहाड़ लगाई और तलवार की शक्ति बढ़ने के साथ ही वह पूरी तरह से गायब हो गया। हालांकि उसके गायब होते ही रुद्र के चारों ओर शक्तिशाली तलवार ऊर्जा का संघनन हुआ और पूरा युद्ध क्षेत्र अंधेरा हो। देखो, ये रोहन का प्रसिद्ध कौशल है, घातक हमला। हे भगवान, ये तो सचमुच घातक हमला होगा। सब खत्म, सब कुछ समाप्त। इस घातक हमले से रुद्र निश्चित रूप से मर जाएगा। चारों ओर व्याप्त घातक इरादे से धुएं से भरे उस धुंधले युद्ध मंच को देखकर हर कोई आश्चर्य से लगातार चिल्ला रहा था और कोई भी शांत नहीं रह सका क्योंकि कुछ लोगों ने पहले ही पहचान लिया था कि यह रोहन की सबसे शक्तिशाली हत्या विधि थी। वह मार्शल आर्ट कौशल न तो एजियो ड्रैगन स्कूल का था न ही रोहन के परिवार का। वह एक ऐसा मार्शल आर्ट कौशल था जो केवल रोहन के पास था। वह एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल आर्ट कौशल था। उस कौशल के बारे में कई अफवाहें थीं। कुछ लोगों का कहना था कि रोहन को वह कौशल किसी ऐतिहासिक अवशेष में मिला था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि रोहन को वह कौशल किसी विशेषज्ञ से विरासत में मिला था। कुछ लोगों को तो ये भी संदेह था कि जोगिंदर ने रोहन को अपना शिष्य इसलिए बनाया था क्योंकि वह रोहन की घातक हमला शक्ति प्राप्त करना चाहता था। घातक हमले में अत्यंत भयावह शक्ति थी। हालांकि यह 5वें स्तर की मार्शल कला थी, वास्तव में इसकी शक्ति 6ठे स्तर की मार्शल कला के बराबर थी। प्रयोग करने पर यह केवल एक ही स्तर की शक्ति प्रदर्शित करती थी। ढलते सूरज और अंधेरे में एक ठंडी चमक फैल जाती थी। यही मृत्यु का समय होता था। एक और तरह की अफवाह भी थी। रोहन से लड़ते समय उसे कभी भी उस कौशल का इस्तेमाल न करने दें, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका प्रतिद्वंदी निस्संदेह उसकी तलवार से गिर जाएगा। भले ही उनकी ताकत रोहन से अधिक हो, वे उसका बचाव नहीं कर पाएंगे। उस क्षण जब से रोहन ने उस कौशल का प्रयोग किया, वहां मौजूद लगभग सभी को लगा कि रुद्र मर चुका है। यहां तक कि काव्या नायर और इशिता ने भी माथे पर शिकन डालकर मुट्ठी भींच ली। रुद्र के लिए वे गहरे पसीने से तर हो गईं। पुची, अंततः उस अंधकार में माहौल में एक ठंडी चमक अर्धचंद्र के आकार में फैल गई। ताज़ा खून भी उछल पड़ा और उसी क्षण अंधेरा मंच अपने पूर्व स्वरूप में लौट आया। हे भगवान, ये तो। लेकिन जब लोगों ने मंच पर यह दृश्य देखा तो उन सभी के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वे स्तब्ध रह गए और इतने सदमे में थे कि वे अपने मुंह भी बंद नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों की जीभ भी कांपने लगी, क्योंकि उस समय रुद्र मंच पर ही खड़ा था। उसके शरीर पर न तो खून के निशान थे, न ही चोट का कोई धब्बा। उसके चेहरे पर धूल भी नहीं थी। वह शांत था, वह स्थिरता थी, वह सुकून था, वह जल्दबाजी का अभाव था। इसे ही सचमुच सहज होना कहते हैं। रोहन की ओर देखते हुए उसके घुटने जमीन पर टिके हुए थे। उसके घुटनों से खून की दो धाराएं तेजी से बह रही थीं और आपस में मिल रही थीं, मानो खून की एक सुंदर पेंटिंग बना रही हों। उस क्षण कोई भी शांत नहीं रह सका क्योंकि उन्होंने जो कल्पना की थी वह रुद्र की अत्यंत दयनीय स्थिति थी। हालांकि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि अंत में उनके सामने जो दृश्य होगा वह ऐसा होगा। रोहन, जो उत्पत्ति क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। रोहन, जो एजियो ड्रैगन लीडरबोर्ड में 9वें स्थान पर था। रोहन, जिसने घातक हमला का प्रयोग किया था, रुद्र की तलवार से पराजित हो गया और बुरी तरह हार गया। तुम हार गए। ठीक उसी समय रुद्र के हाथ में मौजूद सुनहरे रंग की लंबी तलवार रोहन के कंधे पर और उसकी गर्दन के पास जा गिरी। ये देखकर सभी के चेहरे के भाव एक बार फिर पूरी तरह बदल गए। वे रुद्र की निगाहों में उमड़ती हुई हत्या की मंशा को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। रुद्र के होंठों के कोने पर लटकी ठंडी मुस्कान को देखकर उन्हें यकीन हो गया कि वह मजाक नहीं कर रहा था। रुद्र सचमुच जान से मारने वाला था। हालांकि ये बात नहीं भूली जा सकती थी कि रोहन का परिवार पीढ़ियों से तलवारबाजी का परिवार रहा था। रोहन का भाई विराज था और उसका गुरु जोगिंदर था। रुद्र इन तीनों में से किसी को भी नाराज नहीं कर सकता था। अगर रुद्र ने रोहन को मारने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से अपनी मौत को दावत दे रहा था। उसके बाद रुद्र ने हरकत की। उसकी तलवार चली। सभी जानते थे कि रोहन मर चुका है। रुद्र चाहे जो भी अंजाम दे, उसी क्षण रोहन का रुद्र के हाथों मारा जाना तय था।
रुकना। ठीक उसी समय अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। ये गड़गड़ाहट की तरह गूंजी और सबको इतना हिला दिया कि उनके कान बजने लगे। कुछ कमजोर लोग तो बेहोश भी हो गए। जब उन्होंने उधर देखा तो वे बस खाली निगाहों से देखते रह गए। जीवन और मृत्यु के मंच के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और वह टकटकी लगाए रुद्र को घूर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने काले रंग का चोगा पहना हुआ था और उसकी पीठ पर काले रंग की लंबी तलवार थी। उसकी आंखें बहुत विचित्र थीं और चील की तरह तेज थीं। उस क्षण वे रुद्र को ठंडी निगाहों से घूर रही थीं। जोगिंदर। तेज नजर वाले लोग पहचान गए कि वह कौन था। वह जो ड्रैगन स्कूल के जाने माने अतिथि बुजुर्ग जोगिंदर थे। जोगिंदर यहाँ है। रोहन बच गया है। रोहन के दोस्तों ने राहत की सांस ली क्योंकि उन्हें लगा कि रुद्र उस व्यक्ति के सामने रोहन को नहीं मारेगा। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि जोगिंदर एक गहन स्तर का विशेषज्ञ था। पूरे एजियो ड्रैगन स्कूल में वह शीर्ष व्यक्तियों में से एक था। इसके अलावा जोगिंदर का स्वभाव काफी सनकी था और वह हमेशा बहुत घमंडी रहता था। उसके गुस्से को देखते हुए अगर रुद्र ने रोहन को मारने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से रुद्र पर हमला करके उसे मार डालेगा। जी। रुद्र ने अपनी लहराती हुई सुनहरे रंग की लंबी तलवार को रोक दिया और उसने उदासीनता से जोगिंदर की ओर एक नजर डाली। मित्र, रोहन मेरा शिष्य है। क्या तुम मेरी थोड़ी इज्जत बचाकर उसकी जान बख्श दोगे? जोगिंदर ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में विनती का कोई अंश नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वह आदेश दे रहा हो। हम। जोगिंदर की बातों पर रुद्र ने बस ठंडी सी आवाज निकाली। उसके बाद उसने अचानक अपना हाथ हिलाया और एक सुनहरी रोशनी तेजी से गुजरी। रोहन का सिर जमीन पर गिर गया। उस दृश्य ने सबको भयभीत कर दिया। रुद्र ने न केवल जोगिंदर के अनुरोध को अनदेखा किया बल्कि उसने जोगिंदर के सामने ही रोहन की हत्या कर दी। उसने रोहन का सिर तक काट डाला। वह कृत्य बेहद ही पागलपन भरा था। इतना पागलपन भरा कि लोगों को उसे स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि रुद्र के ये शब्द कहने के बाद ही लोगों को पता चला कि असली पागल क्या होता है। तुम मुझसे उसे बख्शने को कहते हो तो मैं उसे बख्श देता हूं। तुम खुद को क्या समझते हो? रुद्र ने रोहन का सिर पकड़कर तिरस्कारपूर्वक जोगिंदर से यह कहा। तुम मुझसे उसे बख्शने को कहते हो तो मैं उसे बख्श देता हूं। तुम खुद को क्या समझते हो? रुद्र के शब्द बहुत स्पष्ट और बुलंद थे। जीवन मृत्यु मंच की तो बात ही छोड़िए, जीवन मृत्यु मंच से बाहर के लोग भी उन्हें साफ साफ सुन सकते थे क्योंकि बोलते समय उन्होंने अपनी उत्पत्ति शक्ति का प्रयोग किया था। ये सही था। वह सबको ये बताना चाहते थे कि रुद्र उस बूढ़े आदमी को जरा भी सम्मान नहीं देंगे। धिक्कार है। ये रुद्र तो मरने को बेताब है, मरने को बेताब है। रुद्र ने सबको स्तब्ध कर दिया। यहाँ तक कि जिन लोगों का उससे कोई संबंध नहीं था वे भी उसे देखकर कांप उठे। उसी क्षण सबने अनजाने में अपना ध्यान जोगिंदर की ओर मोड़ दिया। अगर कोई देखता नहीं तो उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर कोई देखता तो डर के मारे उछल पड़ता। जोगिंदर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई थीं कि मानो गाय की आंखों से भी बड़ी हों और बाहर निकल आने वाली हों। उसका गाल फटने वाला था और उसके आसपास खड़े लोग उसके दांत किटकिटाने की आवाज भी सुन सकते थे। सभी जानते थे कि वह महत्वपूर्ण पात्र रुद्र से बेहद क्रोधित था और वास्तव में वह बहुत गुस्से में था। फिलहाल उसका मन रुद्र को जान से मारने का कर रहा था। यहाँ तक कि उसका मन कर रहा था कि वह उसके शव के 10,000 टुकड़े कर दे। टकराना। अचानक जोगिंदर हवा में उछला और एक विशाल पर्वत की तरह युद्ध मंच पर आ गिरा। उसके जोरदार प्रहार से पूरा मंच हिल गया और मंच पर खड़ा रुद्र भी लड़खड़ा गया और लगभग गिर ही गया। कोई आओ, मैं इस लड़के के साथ जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करूंगा। जोगिंदर ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए शेर राजा की तरह दहाड़ा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि किसी के कान बहरे हो सकते थे। हाँ, जोगिंदर हमला करेगा। अगर वह रुद्र को मारना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है? हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद थी, लेकिन जब जोगिंदर ने वास्तव में अपनी चाल चलना शुरू किया और हमला करने की तैयारी की तो वे फिर भी काफी हैरान रह गए। वूश। ठीक उसी समय एक और आकृति युद्ध के मैदान में आ उतरी। वह एक खूबसूरत महिला थी। एजियो ड्रैगन स्कूल की नज़र में वह नंबर 1 सुंदरी थी, इशिता। बड़े जोगिंदर, एक बड़े होने के नाते आपको युवा पीढ़ी के सामने खुद को नीचा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इशिता ने कहा, चले जाओ, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम कौन होते हो बीच में टोकने वाले? जोगिंदर ने हाथ हिलाया और उसके साथ ही एक तेज हवा चली। ये प्रचंड शक्ति किसी तूफान की तरह थी जिसने युद्ध के मैदान में तबाही मचा दी। लगभग पलक झपकते ही इसने इशिता को अपनी चपेट में ले लिया और इस प्रचंड शक्ति से इशिता की सफेद स्कर्ट के टुकड़े टुकड़े होने वाले थे। ये पुरानी चीज। ये देखकर रुद्र ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच लीं और वह उस तूफान में कूदने के लिए तैयार था क्योंकि उसके दिल में इशिता पहले से ही उसकी थी और वह भीड़ के सामने उसके कपड़े तार तार नहीं होने देगा। वूश। लेकिन रुद्र के जाने से पहले ही एक बूढ़ा आदमी उस तूफान में कूद पड़ा।
उसके प्रवेश करते ही तूफान थम गया और इशिता एक बार फिर सुरक्षित रूप से मंच पर आ उतरी। एल्डर राजवंत। रुद्र आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि इशिता की मदद करने वाला व्यक्ति एल्डर राजवंत ही था, जिसने उसे विराज के चंगुल से भी बचाया था। एल्डर राजवंत एक वृद्ध व्यक्ति थे और उनके सिर पर नामात्र के बाल बचे थे। उनकी पीठ ऊंट जैसी थी और वे किसी बीमार पौधे की तरह दिखते थे जो हवा के एक झोंके से उड़ सकता था। हालांकि एल्डर राजवंत की साधना असीम रूप से गहरी थी। रुद्र की आध्यात्मिक शक्ति उनकी शक्ति की गहराई का पता नहीं लगा सकती थी, लेकिन जिस आसानी से उन्होंने जोगिंदर की विधियों को ध्वस्त कर दिया, उससे रुद्र को यह आभास हुआ कि एल्डर राजवंत की साधना जोगिंदर से कमतर नहीं थी। एल्डर राजवंत को देखकर इशिता भी शांत हो गई और आज्ञाकारी होकर रुद्र के बगल में खड़ी हो गई। हालांकि वह एल्डर राजवंत को ज्यादा नहीं समझती थी, लेकिन उसने काव्या नायर से सुना था कि उनकी शक्ति अप्रत्याशित है और रुद्र के प्रति उनके विचार भी अच्छे हैं। खासकर जब एल्डर राजवंत बाहर आए तो उसे महसूस हुआ कि वह वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। वह जोगिंदर से कमजोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। अगर एल्डर राजवंत हर हाल में रुद्र की रक्षा करते तो आज रुद्र को कोई छू भी नहीं पाता। खांसी खांसी खांसी। इशिता को बचाने के बाद एल्डर राजवंत को पहले तो खांसी का एक ऐसा दौरा पड़ा जो सचमुच दिल दहला देने वाला था। उनकी खांसी से मानो उनका जिगर बाहर निकल आया हो। काफी देर तक खांसने के बाद उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाया और जोगिंदर को सलाह दी, एल्डर जोगिंदर, आप वरिष्ठ पीढ़ी हैं, इसलिए आपको युवा पीढ़ी के बीच बातचीत में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है ना? बड़े जोगिंदर, आपने भी देखा, इस रुद्र ने न सिर्फ मेरे शिष्य रोहन की हत्या की, बल्कि उसका सिर भी काट दिया। उसके गुरु होने के नाते मैं बदला लेना चाहता हूँ। इसमें क्या बुराई है? आज मैं इस जीवन मरण के मंच पर रुद्र का हिसाब चुकता कर दूंगा। अगर आप कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं इस एजियो ड्रैगन स्कूल में अतिथि एल्डर के पद से इस्तीफा दे दूंगा और आपके एजियो ड्रैगन स्कूल का हिस्सा नहीं रहूंगा। लेकिन मुझे इस रुद्र को मारना ही होगा, जोगिंदर ने उग्र स्वर में कहा। जब उसने ये शब्द कहे तो एल्डर राजवंत के चेहरे पर भी हल्की सी शिकन आ गई और वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि सबको पता था कि जोगिंदर को रुद्र को मारना ही होगा। अब रुद्र को बचाने वाला कोई नहीं बचा था। एल्डर राजवंत, साफ साफ बोलिए, क्या रुद्र और मैं इस जीवन मरण के मंच पर जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकते हैं? जोगिंदर ने फिर से पूछा। यह एल्डर राजवंत बहुत ही कठिन परिस्थिति में थे। नियमों के अनुसार द्वेष के जीवन मृत्यु मंच के लिए कोई प्रतिबंध नहीं थे। जब तक द्वेष मौजूद थे और दोनों पक्ष सहमत थे, तब तक वे जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकते थे। कोई विकल्प न होने पर एल्डर राजवंत ने इशिता की ओर देखा और चुपके से उसे इशारा किया, और इशिता तुरंत रुद्र के कान के पास जाकर बोली, रुद्र, जोगिंदर तुम्हें चुनौती देना चाहता है, इसलिए इसे स्वीकार मत करो, वरना कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। चिंता मत करो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। रुद्र मुस्कुराया। जाहिर है वह कुछ शब्दों के कारण खुद को मौत के मुंह में नहीं भेजेगा। रुद्र, भले ही तुम इस लड़ाई के लिए राजी न हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रुद्र और बाकी लोगों के इरादों को भांपते हुए जोगिंदर ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए दहाड़ लगाए। उसी समय उसने अपना दबाव बाहर निकाल दिया। यह एक अदृश्य तूफान की तरह था और हर जगह फैल गया। इस प्रबल दबाव ने संपूर्ण जीवन और मृत्यु मंच को भर दिया। गहन क्षेत्र का चौथा स्तर। जोगिंदर गहन क्षेत्र के चौथे स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। सौभाग्यवश एल्डर राजवंत, इशिता और रुद्र के सामने खड़े थे। गहन शक्ति का तूफान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह रुद्र या इशिता को हिला नहीं सका। पहली बार रुद्र और इशिता ने एल्डर राजवंत के नर्म शरीर में छिपी अपार शक्ति को गहराई से महसूस किया। हालांकि एल्डर राजवंत ने केवल रुद्र की रक्षा की और हमला नहीं किया। रुद्र और इशिता दोनों ही इसका कारण समझ सकते थे। आखिरकार जोगिंदर एजियो ड्रैगन स्कूल के अतिथि एल्डर थे। तथाकथित अतिथि एल्डर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्हें एजियो ड्रैगन स्कूल ने अपने प्रवास के लिए आमंत्रित किया था। उन लोगों को नाराज नहीं किया जा सकता था, यहाँ तक कि एल्डर राजवंत को भी नहीं। यद्यपि एल्डर राजवंत की साधना असीम रूप से गहरी थी, फिर भी हर कोई यह समझ सकता था कि उनका पद अत्यंत तुच्छ था। जोगिंदर की तुलना में वे बिल्कुल अलग स्तर पर थे। बड़े राजवंत, हट जाओ, वरना अगर मैं तुम्हें भी मार डालूं तो मुझे दोष मत देना। जोगिंदर सचमुच क्रोधित था। वह आगे बढ़ा और उसकी गहन शक्ति का बवंडर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। हालांकि एल्डर राजवंत हिले नहीं, लेकिन उनके माथे पर शिकन साफ दिख रही थी। ये स्पष्ट था कि वे वाकई मुश्किल में थे। एल्डर राजवंत को इस तरह मुश्किल में देखकर रुद्र थोड़ा विचलित हो गया। वह सोच रहा था कि क्या उसे बूढ़े आदमी की आड़ में छिपना जारी रखना चाहिए। उस स्थिति का सामना करते हुए जो लोग रुद्र की मृत्यु चाहते थे, वे उसकी बदकिस्मती पर खुश हुए। वे पहले ही जोगिंदर की रक्तपिपासा का अनुभव कर चुके थे और उन्हें लगा कि एजियो ड्रैगन स्कूल में कोई भी रुद्र को नहीं बचा सकता और वह निश्चित रूप से मर चुका है। तुम्हारा लहजा तो बड़ा ही तीखा है। बूढ़े जोगिंदर, जब तुम इतने घमंडी हो ही तो मुझे भी तुम्हारे साथ खेलने क्यों नहीं देते?
लेकिन जैसे ही सबको लगा कि रुद्र मरने ही वाला है, तभी एक और आवाज गूंजी। उसी क्षण जोगिंदर के दबाव से भी कहीं अधिक शक्तिशाली दबाव ने उस क्षेत्र को घेर लिया। इसने जोगिंदर के दबाव को पूरी तरह से दबा दिया। In a world where power decides fate, धन्यवाद आप सभी का। आगे की कहानी सुनने के लिए आरजे नॉवेल यूट्यूब चैनल को